अब चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। तो जाहिर सी बात है हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम अपने पिछले चैप्टर पे नजर मार लेते हैं। ठीक है, +1 क्लास +1 का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मेरी एक एक बात पे ध्यान देना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं और किस वे में उसको बोलना चाहता हूं। ठीक है, देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या था, हमारे पास टोटल ऑर्गेनिज्म थे, है ना। हमारे पास क्या थे, टोटल ऑर्गेनिजम्स थे और हमने टोटल ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था, एक तरीके से क्लासिफाई किया था, क्लासिफिकेशन की थी। अब ये क्लासिफिकेशन भी बहुत तरीके से हुई थी। जो अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 किंगडम की, फिर 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम किसी और ने कर दी, फिर किसी और ने 4 किंगडम कर दी, फिर आर एच विटेकर अंकल ने कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी और सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई थी। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपनी क्या बोलती है कि टोटल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेरी इस बात पे ध्यान देना, हमने टोटल जितने भी दुनिया में, जहान में, पृथ्वी पे, अर्थ पे जितने टोटल ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने क्या किया, हमने तो क्या किया, आर.एच. विटेकर अंकल ने किया कि उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, 5 किंगडम कौन से थे, एक मोनेरा, एक प्रोटिस्टा, एक फंजाई, एक एनिमलिया, एक प्लांटी। ठीक है, प्लांटी। अब अपने चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। तो इस चैप्टर में अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्लांट किंगडम को पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम को पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखो हमें पढ़ना है किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहली बात देखो, किसी भी चीज को पढ़ना है तो सबसे पहली बात की जाएगी उनकी क्लासिफिकेशन की। तो यहां पे भी प्लांट्स की जब क्लासिफिकेशन की बात की जाए, देखो मैं यहां पे एक सुपर हिट क्वेश्चन बता दूं, आप पक्का इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये जो थी ना, ये 4 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम, ये क्या थी, टोटल ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन थी। अब हम किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिए जो वर्ड यूज हुआ वो हुआ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिए जो शब्द यूज है वो कौन सा है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का पिटारा जब हम खोलते हैं तो इस पिटारे में हमें 3 टाइप के यहां पे सिस्टम मिलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के पिटारे में हमें 3 चीजें मिलती हैं, एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब एक बात मैं यहां पहले ही क्लियर कर दूं कि इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम प्लांट्स को कितने पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, ये अपने आप में ही प्लांट्स के अंदर ही क्लासिफिकेशन थी। फॉर एग्जांपल हमने एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन कर दी, जिम्नोस्पर्म की क्लासिफिकेशन कर दी, ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन कर दी, तो इनका कुछ ये मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, लिनियस अंकल ने। साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, बेंथम एंड हुकर ने। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, 5 स्टार इस पे हम लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक में ऐसा कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इन पे हम बारी बारी से बात करेंगे कि आर्टिफिशियल क्या है, नेचुरल क्या है, फाइलोजेनेटिक क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किस पे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। ठीक है, तो पहली बात देखो, जो क्वेश्चन पॉसिबल बन सकता है बिल्कुल सारा निचोड़ करके लिख दिया। देखो पहला क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा कि किसने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम, किसने दिया था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिनियस अंकल ने दिया है ना, किसने, लिनियस अंकल ने दिया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा, कि बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सिंपल सी बात है, देखो नाम में ही क्लियर हो रहा है, आर्टिफिशियल मतलब ये जो लिनियस अंकल ने चीजों को सिर्फ और सिर्फ, प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियली देखा था, मतलब वो ऊपर ऊपर से कैसा दिखता है उसको आर्टिफिशियली देखा है ना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की कैसा दिख रहा है, बात खत्म।
हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आपको बता दूं, मान लो आपके शहर में पुलिस की भर्ती हो रही है और पुलिस की भर्ती में नौकरी के लिए इतने कैंडिडेट पहुंचते हैं, ठीक है। अब पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि खाली ऊपर से देख लिया इनको कि इनमें से जो लंबा तगड़ा है, जिसकी हाइट अच्छी है, जिसका वजन अच्छा है, सीधा सीधा उसको क्या है पुलिस में भर्ती कर लिया जाए। तो एक तरीके से यह है आर्टिफिशियल सिस्टम कि हमने डायरेक्ट देख के बता दिया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के बता दिया, बस बात खत्म है, ठीक है। यह है आर्टिफिशियल सिस्टम। इसमें क्या है, सेक्सुअल कैरेक्टर एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं एंड वेजिटेटिव क्या होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सेक्सुअल कैरेक्टर वो होते हैं जो मां बाप से बच्चों में क्या है पास होते हैं, ठीक है, मां बाप से बच्चों में पास होते हैं। और वेजिटेटिव कैरेक्टर जो मां बाप से बच्चों में पास नहीं होते। इसका मैं एक बेहतरीन एग्जांपल बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के मम्मी पापा अगर बहुत लंबे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनका बच्चा भी हाइट में लंबा होगा। तो ये एक हाइट क्या है, एक तरीके से एक सेक्सुअल कैरेक्टर है। और वेजिटेटिव कैरेक्टर फॉर एग्जांपल कोई बॉडी बिल्डर है, उसने बहुत ज्यादा बॉडी बना लिया है, तो बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है कि उसका बच्चा भी बॉडी बिल्डर हो, है ना। बॉडी बिल्डिंग का इससे बच्चा पैदा होने से कोई लेना देना नहीं है कि उसका बच्चा बॉडी बिल्डर हो, इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये हो गया एक तरीके से वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। बिल्कुल हम सारी बातें समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियली देख के हमने डायरेक्ट इनको क्लासिफाई कर दिया, इनका नेचर कैसा है ना, इनका हमने ना तो इनका रिटन टेस्ट लिया, ना इनका कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, डायरेक्ट देख के कि कौन लंबा है कौन तगड़ा है उसको पुलिस में भर्ती कर लिया, ठीक है। अब यहां पे अगर लिनेस अंकल की बात की तो उन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन की थी ना, तो उन्होंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या लिया था, नंबर ऑफ एंड्रोशम, ठीक है। लिनेस अंकल क्या है, सीधे क्या बगीचे में बाग बगीचे में गए और उन्होंने ऊपर से देखा कि किसमें कितने एंड्रोशम है, डायरेक्ट उनको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब इस सिस्टम के साथ ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि सेक्सुअल और वेजिटेटिव को ये बराबरी से देख रहे हैं तो गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को ठीक करने आया कौन सा, नेचुरल सिस्टम, है ना, अपना आया नेचुरल सिस्टम। अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम के बारे में, और इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, आपके शहर में फिर से एक बार पुलिस की भर्ती करवा देते हैं, ठीक है। पुलिस की भर्ती हो रही थी, ये सारे कैंडिडेट क्या है टेस्ट देने पहुंचे। अब आर्टिफिशियल में तो क्या था, आर्टिफिशियल में उन्होंने सीधा बोला जो लंबा है जो तगड़ा है उसको भर्ती कर लेते हैं, बट नेचुरल में ऐसा नहीं था। नेचुरल में क्या है, इनको देखा भी गया, हाँ भाई हाइट किसकी अच्छी है, हाँ भाई वेट किसका अच्छा है, फिर क्या, फिर इनका रिटन टेस्ट भी लिया गया कि भाई पढ़ाई में भी तो देखो कौन तेज है कौन कैसा है, ठीक है। फिर क्या है, इनका बिहेवियर भी देखा गया, है ना, बहुत सारी चीजें देखी गई। तो नेचुरल सिस्टम क्या है, बेस्ड ऑन मैनी कैरेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि खाली देख लो कौन ऊंचा है कौन तगड़ा है इसके लिए भर्ती कर ले, नहीं, उसका दिमाग भी तेज होना चाहिए और उसमें बहुत सारी उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है नेचुरल सिस्टम, है ना। और इसी वजह से ये ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल से अच्छा सिस्टम हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा जा रहा है, ठीक है। और किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेचुरल सिस्टम किसने दिया, बेंथम एंड हुकर ने दिया, बेस्ड ऑन इमेजिनरी कैरेक्टर, ठीक है। और क्या इसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के मुकाबले, ठीक है। यहां पे क्या था, सेक्सुअल और वेजिटेटिव को बराबरी की इंपॉर्टेंस दी गई, इसमें ज्यादा दी। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि हमने बात की कि सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, मां बाप से बच्चों में पास होते हैं, तो वो एक तरीके से एक स्टेबल कैरेक्टर है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के मुकाबले में सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, स्टेबल कैरेक्टर है, इसीलिए उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। और ये एक बहुत अच्छी बात थी नेचुरल सिस्टम की, ठीक है। अब नेचुरल सिस्टम के बाद कौन सा सिस्टम आया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, और ये सबसे अच्छा माना गया और ये अभी यूज भी हो रहा है, ये अभी एक्सेप्टेड अभी चल भी रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं डिटेल में कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम अपना क्या बोलता है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम की, ठीक है। देखो जहां भी ये वाला वर्ड आपको दिख जाए ना, फाइलोजेनेटिक, उसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब क्या है, एंसेस्टर्स को हम देख रहे हैं ना, मतलब क्या है, उनके पूर्वजों को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो जिन प्लांट्स के पूर्वज मान लो कानपुर से थे तो हमने उनको कानपुर वाले ग्रुप में डाल दिया, जिनके पूर्वज लखनऊ से थे लखनऊ वाले ग्रुप में डाल दिया, जिनके पूर्वज शिमला
से थे उनको शिमला वाले ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की गई है ना, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कॉमन एंसेस्टर हम उनके ढूंढने लगे। इसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम में तीन चीजें अपनी हेल्प करती हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी में भी मेंशन की गई है। कौन सी? एक न्यूमेरिकल, एक कीमो एंड एक साइटो। अब उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। तीन डेफिनेशन बिल्कुल नाम से ही कवर हो जाएंगी। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल टॉक्सोनोमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनोमी। अब नाम से हो रहा है न्यूमेरिकल, मतलब इसमें कंप्यूटर्स का यूज होगा, इसमें नंबर्स का यूज होगा, इसमें कोड्स का यूज होगा। इजीली आपको आंसर में पहचान में आ जाएगा। नेक्स्ट है साइटो टैक्सोनोमी। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। साइटो का मतलब सेल, तो इसमें हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट है कीमो टैक्सोनोमी। नाम में आ रहा है कीमो मतलब केमिकल, तो यूज ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। और ये तो सिंपल सी बात है ना। अब आप पूछोगे केमिकल किसका, तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? प्लांट किंगडम। तो केमिकल किसका होगा? प्लांट्स के होंगे। क्रोमोसोम किसके? प्लांट्स के होंगे। ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहां पे बिल्कुल मैं ग्राउंड लेवल की बातें करने जा रहा हूं और बहुत ही आसान भाषा में हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। देखो यहां हमारे पास मान लो क्या है, ये हमारे पास क्या है? मेल गेमीट है। ये हमारे पास है मेल गेमीट। अब गेमीट है तो जाहिर सी बात है ये कैसा होगा? एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी। और इस साइड मान लो हमारे पास क्या है? ये फीमेल गेमीट है। ये हमारे पास फीमेल गेमीट है, तो ये भी गेमीट है, तो जाहिर सी बात है ये भी होगी कैसी? एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी। गेमीट कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अब मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट के अंदर क्या होगा? मिलन हो जाएगा, और इस मिलन को नाम दिया जाता है क्या? फर्टिलाइजेशन। इसको नाम दिया जाता है। अब फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से जो स्ट्रक्चर यहां हमारे पास बनेगी उसको हम बोल देंगे जाइगोट। उसको हम बोल देंगे जाइगोट, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा क्या बनता है? जाइगोट अपने पास बनता है। ये पूरी बायोलॉजी का ही यहां पर रूल लगा के चलो, ठीक है। अब जाइगोट कैसा होगा? जाइगोट की प्लॉइडी की बात करूं तो ये हैप्लॉइड और दोनों मिल गए तो जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर है? एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। यहां तक अपने सारे प्लांट्स बिल्कुल सेम बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां जाइगोट से अपने पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, है ना। जाइगोट की अपने पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या बोलती है कि इस जाइगोट में क्या हो जाएगी? इस जाइगोट में हो जाएगी मियोसिस, और इस मियोसिस के रिजल्ट से क्या बन जाएगा? इस मियोसिस के रिजल्ट से नया प्लांट अपने पास बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बोलती है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बोलती है कि जाइगोट के अंदर मियोसिस ना होके क्या होगी? माइटोसिस होगी। मियोसिस ना होके क्या होगी? माइटोसिस होगी, और रिजल्ट में क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। रिजल्ट में क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। और इस एम्ब्रियो से आगे क्या बनेगा? नया प्लांट बनेगा। इस एम्ब्रियो से आगे क्या बनेगा? नया प्लांट बनेगा, ठीक है। तो अपने पास यहां जाइगोट से दो रास्ते आए। जाइगोट से दो रास्ते आए कि या तो डायरेक्ट जाइगोट में मियोसिस हो गई और नया प्लांट बन गया, और दूसरा रास्ता क्या बोलता है कि जाइगोट से बना एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बना नया प्लांट, ठीक है। तो सीधे सीधे यहां हमारे पास दो टाइप के प्लांट दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाले प्लांट, दूसरे ये वाला प्लांट, ठीक है। और इनकी अगर मैं डेफिनेशन, इसमें से अगर डेफिनेशन निकाल के बोले तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक तो वो प्लांट है जिनमें एम्ब्रियो क्या है? प्रेजेंट है, और दूसरे प्लांट कौन से हैं? दूसरे प्लांट कौन से हैं जिनमें क्या है? एम्ब्रियो अपना अब्सेंट है। तो जिनमें, अब देखो मजे की बात है, सारी चीजें अपने आप खुल जाएंगी। जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है उनको हमने नाम दे दिया क्या? उनको हमने नाम दे दिया एम्ब्रियोफाइटा। उनको हमने नाम दे दिया एम्ब्रियोफाइटा। और जिनमें एम्ब्रियो अब्सेंट है उनको हमने नाम दे दिया क्या? थैलोफाइटा। उनको हमने नाम दे दिया थैलोफाइटा, ठीक है। अब थैलोफाइटा के अंदर कौन सा थैलोफाइटा के अंदर कौन से प्लांट आएंगे? सिर्फ और सिर्फ आएंगी अपनी एल्गी आएगी, सिर्फ और सिर्फ आएगी अपनी एल्गी आएगी। और बाकी के जितने भी प्लांट बचे कौन से? ब्रायोफाइटा है, या टेरिडोफाइटा है, या जिम्नोस्पर्म है, या एंजियोस्पर्म है, ये सब आ जाएंगे किसमें? एम्ब्रियोफाइटा में आएंगे, ठीक है। अब
यहां से अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। ये क्वेश्चन आ जाए कि एम्ब्रियो किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें अब्सेंट होता है, अब इजीली बता सकते हो। एल्गी में क्या है, एम्ब्रियो अब्सेंट है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, थैलोफाइटा में या फिर बोल लो एल्गी में मियोसिस, एल्गी में जो मियोसिस होती है, जो मियोसिस होती है वो किस टाइप की होगी, वो किस टाइप की होगी, जाइगोटिक मियोसिस होगी। वो किस टाइप की होगी, जाइगोटिक मियोसिस होगी। कुछ भी याद नहीं किया, डायरेक्ट देखने से पता लग रहा है कि अगर जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस हो जाए, अगर जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस हो जाए तो वो क्या है, जाइगोटिक मियोसिस। तो एल्गी में कैसी होगी, जाइगोटिक मियोसिस। तो इतनी बातें बिल्कुल यहां पे अपनी बिल्कुल ही क्लियर हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, अब मैं आपको इस चैप्टर की सबसे बड़ी कंफ्यूजन से निकालने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन। देखो, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, सारा गेम किसके अराउंड घूमेगा, गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के बीच, है ना। सारा गेम किसके अराउंड घूमेगा, गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के अराउंड सारी खेल अपनी चल रही है। ठीक है, ये गेमीटोफाइट, ये स्पोरोफाइट। अब गेमीटोफाइट नाम में ही आ रहा है कि ये गेमीट को बनाएगा, नाम में ही आ रहा है गेमीट, तो आसानी से हम लिख देंगे कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी, और स्पोरोफाइट अपनी होगी क्या, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अब इसके नाम में ही आ रहा है गेमीटो, मतलब क्या है, ये गेमीट को जन्म देगा। मतलब क्या है, ये गेमीट को जन्म देगा, गैमीट को जन्म देगा। और गैमीट कैसे होंगे, जाहिर सी बात है हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अब होगा क्या, यहां पे एक गैमीट था, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे गैमीट बने होंगे, जाहिर सी बात है, तो एक गैमीट और कहीं से आ जाएगा, तो दो गैमीट मिलके क्या कर देंगे, यहां पे फर्टिलाइजेशन कर देंगे, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से देखो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब ये स्पोरोफाइट क्या बनेगा, देखो इसके नाम में आ रहा है स्पोरो मतलब क्या है, ये स्पोर की फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा। और स्पोर्स की फॉर्मेशन भी कैसे करेगा, मियोसिस के थ्रू। स्पोर्स की फॉर्मेशन भी कैसे करेगा, मियोसिस के थ्रू। तो जाहिर सी बात है, अगर स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, यहां पे मियोसिस हुई है, तो स्पोर्स कैसे होंगे, अपने हैप्लॉइड होंगे, और इन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से अपना बन जाएगा गेमीटोफाइट। तो ये तो क्या है, एक तरीके से अपना प्लांट्स का क्या है, बेसिक फॉर्मूला है, जो सभी प्लांट्स में अप्लाई होगा ही होगा, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है इस चैप्टर की, वो है, एक तो होती है अपनी लाइफ साइकिल, एक होती है अपनी लाइफ साइकिल, और दूसरी होती है मेन प्लांट बॉडी। ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि किसमें कैसी लाइफ साइकिल होगी, किसमें कैसी मेन प्लांट बॉडी होगी। ठीक है, अब इस पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक प्लांट है जिसका नाम है एक्स। ठीक है, अपने पास एक प्लांट है जिसका नाम है एक्स। अब एक्स की जिंदगी में अगर गेमीटोफाइट फेज डोमिनेंट है तो जाहिर सी बात है उसकी लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी, हैप्लॉन्टिक हो जाएगी। क्यों, गेमीटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड है, और गेमीटोफाइट क्या है, पूरे तरीके से डोमिनेंट है, तो लाइफ साइकिल होगी हैप्लॉइड। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर एक्स की जिंदगी में स्पोरोफाइट फेज पूरे तरीके से डोमिनेंट है, तो लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी, डिप्लॉन्टिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है अपना। ठीक है, और मैं तीसरा एग्जांपल देता हूं कि अगर एक्स की जिंदगी में गेमीटोफाइट की भी सिग्निफिकेंस है और स्पोरोफाइट की भी सिग्निफिकेंस है, मतलब दोनों की सिग्निफिकेंस है, तो लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो जाएगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये बेसिक फंडा चलता है। ठीक है, अब बात करें अपन, अगर एल्गी की बात करें, हम अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में क्या है, गेमीटोफाइट फेज पूरे तरीके से क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है, इसीलिए इनकी लाइफ साइकिल हो जाती है हैप्लॉन्टिक, इसीलिए इनकी लाइफ साइकिल हो जाती है हैप्लॉन्टिक। ठीक है, यहां पे अपने आएगा ब्रायोफाइट, यहां पे ट्रेडोफाइट, दोनों को साथ में लेके चलेंगे, और जिम्नो को और एंजियो को दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, जिम्नो और एंजियो में क्या होता है, स्पोरोफाइट फेज अपना पूरे तरीके से
डोमिनेंट है, इसलिए लाइफ साइकिल हो जाएगी डिप्लॉन्टिक। और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में क्या होता है, गेमीटोफाइट का भी सिग्निफिकेंस है और इसका भी सिग्निफिकेंस है, मतलब दोनों को हम दोनों में से एक को इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों को काउंट करना पड़ेगा, इसीलिए इनकी लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इस चैप्टर की बहुत शानदार कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा की हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की क्या है, डिप्लॉन्टिक। पहली कंफ्यूजन अपनी क्लियर है। अब बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी में बेसिकली हमसे पूछा यही जाता है कि किस प्लांट की मेन प्लांट बॉडी ये है, गेमीटोफाइट है या स्पोरोफाइट है। ठीक है, हमसे क्या पूछेगा कि एल्गी की मेन प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट है या स्पोरोफाइट है, ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट है या स्पोरोफाइट है। बेसिकली ये अपना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसी के बेसिस पे हम इसी को सोल्व कर लेंगे, इसी के बेसिस पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। बस एक छोटी सी कंफ्यूजन रहती है, वो मैं आपकी दूर कर दूंगा। ठीक है, मैं प्लांट लिख लेता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने लिख लिया, मान लो ये एल्गी लिख लिया, फिर क्या आता है अपना ब्रायोफाइट, फिर आया टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। ठीक है, इन सब की अपने को मेन प्लांट बॉडी बतानी है। तो एल्गी की लाइफ साइकिल है हैप्लोइड, लाइफ साइकिल है हैप्लोन्टिक, तो मेन प्लांट बॉडी जाहिर सी बात है क्या होगी, गेमीटोफाइट होगी। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की क्या है, लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक, तो जाहिर सी बात है मेन प्लांट बॉडी जिम्नो और एंजियो की क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी। तो एल्गी और इन दोनों की तो कंफ्यूजन क्लियर है। अब बचे क्या, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। इनमें थोड़ी सी मजेदार बात होती है, वैसे वो मजेदार बात क्या है ये अपने को आगे लाइफ साइकिल में समझ आएगी, बट मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं। देखो, हमने एडवांसमेंट का फ्लो किया था कि सबसे प्रिमिटिव होते हैं एल्गी, उसके बाद आए ब्रायोफाइट, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो। ठीक है, अपने को कंफ्यूजन किसमें है, ब्रायो में है और टेरिडो में है, ब्रायो में और टेरिडो में। तो ब्रायो को पहुंचा दो कहां, एल्गी के पास, टेरिडो को पहुंचा दो जिम्नो के पास। ठीक है, अब ब्रायो को एल्गी के पास पहुंचा देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, गेमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, और टेरिडो को जिम्नो के पास पहुंचा देंगे तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। तो सबकी मेन प्लांट बॉडी क्लियर है। एल्गी की कैसी, गेमीटोफाइट, ब्रायोफाइटा की क्या है, गेमीटोफाइट, टेरिडोफाइटा की स्पोरोफाइट एंड जिम्नो और एंजियो की स्पोरोफाइट। और लाइफ साइकिल एल्गी की हैप्लोन्टिक, ब्रायो टेरिडो की हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिम्नो एंजियो की डिप्लॉन्टिक। ये इस चैप्टर की बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो हमने बहुत आसानी से यहां पे कवर कर ली है। अब चलते हैं आगे। अब देखो, यहां पे बिल्कुल शांति से, बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ और जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना है। ये 100 स्टार 200 स्टार की बात अपने पास यहां पे सामने लिखी हुई है। देखो, हमने नॉर्मल एल्गी में पढ़ा कि नॉर्मल एल्गी में क्या होती है, लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोन्टिक होती है। ठीक है, नॉर्मल एल्गी में हमने बात की कि लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक होती है, बिल्कुल ठीक बात है। बट यहां पे दो एल्गी हमें हर हाल में याद रखनी है, एक एक्टोकार्पस एंड एक फ्यूकस है। एक्टोकार्पस में लाइफ साइकिल कैसी होगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी, एंड फ्यूकस में लाइफ साइकिल कैसी होगी, डिप्लॉन्टिक होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, नॉर्मल एल्गी में पूछ लिया जाए तो हैप्लोन्टिक, एक्टोकार्पस में कैसी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एंड फ्यूकस में कैसी लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, एक बहुत मजेदार बात मैं यहां पे करने वाला हूं, पता नहीं आपके माइंड में वो आई कि नहीं। ठीक है, देखो, अपने चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, और यहां पे हमने प्लांट भी यहां 5 तरीके के देख रहे हैं, अगर बिल्कुल ही क्लासिफिकेशन पर चलें कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, और ये सारे हमने बात की कि क्या सारे क्या हैं, अपने प्लांट्स हैं। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि ये प्लांट्स हैं सारे, तो इनमें से कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा ना, इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, पहली बात है, देखो पहली बात, इनका नाम ही प्लांट्स आ गया तो एक बात तो क्लियर है कि सारे के सारे क्या है, फोटोसिंथेसिस तो अपने करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये पहली बात का आंसर मैंने दे दिया। अब आपका दूसरा सवाल होना चाहिए कि तूने हर प्लांट में बताया कि हर प्लांट में एक फेज होता है गेमीटोफाइट,
टेरिडोफाइट, एक फेज होता है स्पोरोफाइट, है ना। तो ब्रायो जैसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रायोफाइट में गेमीटोफाइट फोटोसिंथेसिस करेगा या स्पोरोफाइट करेगा, एल्गी में गेमीटोफाइट सिंथेसिस करेगा या स्पोरोफाइट करेगा, जिम्नोस्पर्म में गेमीटोफाइट फोटोसिंथेसिस करेगा या स्पोरोफाइट करेगा। ये बहुत एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ये हमने ऑलरेडी किया है ना, जो ये ऑलरेडी किया इसी से हम सिंपली दे देंगे। देखो सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस एल्गी में कौन करता है? गेमीटोफाइट। ब्रायोफाइट्स में करते हैं गेमीटोफाइट, टेरिडोफाइट्स में गेमीटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी, जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट, एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट। देखो यहां पे अपनी जो मेन क्वेश्चन बनेगा ना, कंफ्यूजन बनेगी, वो बनेगी ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में। बाकी एल्गी, जिम्नो, एंजियो का तो बिल्कुल ही क्लियर है। अब देखो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या है? गेमीटोफाइट है। तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस भी कौन करेगा? गेमीटोफाइट करेगा। और जिम्नो और एंजियो की बात करें तो जाहिर सी बात है मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। तो फोटोसिंथेसिस भी कौन करेंगे? स्पोरोफाइट करेंगे, स्पोरोफाइट करेंगे। अब दिक्कत वाली बात क्या थी? ब्रायोफाइट और टेरिडो में दिक्कत वाली बात थी कि ये हैप्लोडिप्लोन्टिक होते हैं। मतलब क्या था? देखो एल्गी में तो हमने बात की कि पूरे तरीके से गेमीटोफाइट पूरे तरीके से डोमिनेंट है, और जिम्नो और एंजियो में स्पोरोफाइट पूरे तरीके से डोमिनेंट है। बट ब्रायो और टेरिडो में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है कि इन दोनों का ही सिग्निफिकेंस है ना, तो पूरे तरीके से ये डोमिनेंट हो पा रहा है ना पूरे तरीके से ये, है ना। एक तरीके से बोल सकते हैं ये भी है और ये भी है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको ये समझाता हूं। देखो ब्रायोफाइट में ये बहुत बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, ये बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, इस पे 100 स्टार 200 स्टार लगा लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। देखो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है ना वो गेमीटोफाइट पे डिपेंड करता है ना। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट। बिल्कुल पहली बात ये क्लियर है। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, ब्रायोफाइटा के अंदर देखो दोनों होंगे ना, ब्रायोफाइटा और टेरिडो में स्पोरो भी होगा गेमीटो भी होगा, स्पोरो भी होगा गेमीटो भी होगा। तो ब्रायोफाइटा में फिर से मैं बोल रहा हूं, इस पे बहुत सारे स्टार लगा लेना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, स्पोरोफाइट जो है वो गेमीटोफाइट पे डिपेंड करता है। डिपेंड किसके लिए? खाने के लिए, फूड के लिए। तो जाहिर सी बात है गेमीटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंड करता है फूड के लिए। तो फोटोसिंथेसिस यहां पे ऑटोमेटिक है, कौन कर रहा होगा? अपना गेमीटोफाइट कर रहा होगा। फोटोसिंथेसिस ब्रायोफाइट में कौन करेगा? गेमीटोफाइट करेगा, ठीक है। और इधर टेरिडोफाइटा की बात करें तो इसमें क्या है, स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट क्या है? इंडिपेंडेंट है। मतलब ना तो ये इस पे डिपेंड करेगा ना ही ये इस पे डिपेंड करेगा। तो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट है तो स्पोरोफाइट को अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, और सेम इसी तरीके से गेमीटोफाइट को भी अपना खाना खुद बनाना ही पड़ेगा। मतलब टेरिडोफाइट में गेमीटोफाइट भी क्या है? फोटोसिंथेसिस करेगा, और स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये अपनी बहुत बेहतरीन कंफ्यूजन ये भी अपनी बिल्कुल इजी तरीके से अपनी दूर हो चुकी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो हम अपने प्लांट किंगडम वाले चैप्टर की कहानी में कहां तक आ चुके हैं? अपने पास ये टोटल प्लांट्स आ चुके हैं। कौन से? एल्गी आ चुके हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। और एक बात और हम बिल्कुल क्लियरली कर चुके हैं कि जो एल्गी होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे थैलोफाइटा, ठीक है। और बाकी के कैसे होंगे? वो होंगे एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब एक और मैं मजेदार बात आपको यहां बताने वाला हूं। देखो एल्गी से जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं और एंजियोस्पर्म की तरफ जा रहे हैं, तो क्या है? एडवांसमेंट होती जा रही है। मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो एल्गी होंगे वो होंगे सबसे प्रिमिटिव प्लांट, सबसे पुराने प्लांट। फिर उनमें थोड़ी एडवांसमेंट हुई, बन गए क्या? ब्रायोफाइट्स। फिर उनमें एडवांसमेंट टेरिडोफाइट्स, फिर उनमें एडवांसमेंट जिम्नोस्पर्म, फिर उनमें एडवांसमेंट मतलब सबसे एडवांस कौन से बन गए? एंजियोस्पर्म, ठीक है। इस बात पे बिल्कुल हम बॉक्स बना के इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सीधी बात है। अब हम आगे बात करते हैं कि किस प्लांट की बॉडी कैसी होती है, किसमें कैसी स्ट्रक्चर्स होती है, उस पे हम बात करेंगे, ठीक है। देखो एक बात मैं अपनी फिर से रिपीट करूंगा, मैंने बोला था कि हम आधे से ज्यादा चैप्टर, जो कि कंफ्यूजन है ना चैप्टर में, आधे से ज्यादा चैप्टर ऐसे ही इनके क्या है कंपैरिजन में, इनके फ्लो डायग्राम में, फ्लो चार्ट में आधे से
चार चैप्टर हम पहले ही खत्म कर देंगे जो ये चल रहा है, ठीक है। एक एक बात पे पर ध्यान देना है, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपका कवर ऑटोमेटिकली होता जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एल्गी की बात करें, सबसे पहले एल्गी की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि एल्गी क्या होते हैं, थैलोफाइटा, है ना, थैलोफाइटा के अंदर आ रहा था एल्गी, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब थैलोफाइटा का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी थैलस होती है, ठीक है। एल्गी कैसी होती है, थैलस होती है। अब थैलस का मतलब आपको अब पूछना चाहिए कि तूने थैलस लिख तो दिया पर असल में ये होता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होते हैं। 5 स्टार, 10 स्टार, 20 स्टार लगा लेंगे। एल्गी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसकी एल्गी की बॉडी को हम बोल रहे हैं थैलस बॉडी, और इसीलिए ये किसके अंडर आए, थैलोफाइटा के अंडर आ रहे हैं। एल्गी बिल्कुल यहां पे क्लियर है, ठीक है। अब एल्गी के बाद हम बात करेंगे किसकी, अब ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे। देखो ब्रायोफाइट भी क्या है, एक तरीके से थैलस ही होती है, इनकी बॉडी भी थैलस ही होती है। थैलस का मतलब क्या है, फिर से वही रिपीट करूंगा, जिसमें जिस प्लांट में ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट हो उसको बोल देंगे थैलस, ठीक है। जिस प्लांट में ट्रू, है ना, ट्रू मतलब सच्चा रूट, सच्ची स्टेम और सच्ची लीव्स एब्सेंट हो उसको बोल देंगे थैलस, ठीक है। बट यहां डिफरेंस क्या आ गया, जो ब्रायोफाइट का थैलस है वो एल्गी के थैलस से थोड़ा एडवांस थैलस है, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहां पे एडवांसमेंट होती जा रही है। जो ब्रायोफाइट का थैलस होता है वो एल्गी के थैलस से थोड़ा एडवांस थैलस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्रायोफाइट में क्या आ गई, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेरी एक एक बात पे ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्रायोफाइट में रूट, स्टेम, लीव, जो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एब्सेंट होती है या प्रेजेंट होती है तो आंसर जाएगा एब्सेंट होती है। बट इसमें क्या होती है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले जो ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स आई वो किसमें आई, टेरिडोफाइट्स में आई, ठीक है। सबसे पहले, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, सबसे पहले ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स किसमें आई, टेरिडोफाइट्स में आई। तो जाहिर सी बात है टेरिडोफाइट्स में आई तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो वो होगी ही होगी, ठीक है। तो इन सब में क्या होती है, ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स इसमें प्रेजेंट होती है। बहुत इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी रिपीट करते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट है एल्गी में, ब्रायोफाइट में भी एब्सेंट ही है ना। रूट, स्टेम, लीव तो इसमें भी एब्सेंट है, पर इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव लाइक स्ट्रक्चर आ गई, इसीलिए इसका थैलस क्या है, एल्गी से थोड़ा एडवांस हो गया। बट इनको टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को हम थैलस बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इनमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स क्या है, प्रेजेंट है। एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार चिल्लाता हूं, एक एक वर्ड को चिल्ला के बताऊंगा, ठीक है। चिल्ला के पढ़ने में मजा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे। अब देखो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं। देखो मैंने क्या बोला कि कंपैरिजन में ही सब कुछ क्लियर कर लेंगे, हमें अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कि ब्रायोफाइट्स में क्या क्या होता है, टेरिडोफाइट्स में क्या क्या होता है, वहां पे इनका बहुत थोड़ा सा पोर्शन बच जाएगा। जो मेन अपनी कंफ्यूजन है वो अपनी ऐसे ही कंपैरिजन में हम दूर करते चलेंगे और एक एक चीज को समझ के चलेंगे, बिल्कुल भी कुछ भी रटेंगे नहीं, कुछ भी याद नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, एक एक वर्ड पे बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, एक एक वर्ड को पकड़ के रखना है। देखो एल्गी के अंदर एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर, मैंने क्या बोला एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एल्गी प्लस ब्रायोफाइट्स प्लस टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। मैं इस बात को एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एल्गी प्लस ब्रायोफाइट्स प्लस टेरिडोफाइट्स को क्या है, नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब एक बात तो क्लियर होगी कि इन दिनों में
इन तीनों में क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है वो पानी के अंदर हो रही है। एक बात क्लियर है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन देखो, फर्टिलाइजेशन हमें पता है क्या होती है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का मिलना होती है फर्टिलाइजेशन। मतलब सीधी बात है, पानी के अंदर हो रही है तो इनमें से कोई गैमीट तो तैर के आएगा, है ना, सीधी सी बात है। अगर इन दोनों को मिलना है तो कोई ना कोई गैमीट तो क्या है, तैर के आएगा। तो तैर के स्विम करने से हमें पता लग गया कि इनके पास क्या है, फ्लैजिला होनी चाहिए। इनके पास क्या है, फ्लैजिला होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसका सीधा सीधा साफ साफ मतलब क्या निकल के आता है कि एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर गैमीट्स कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने, बहुत बड़ी बात है ये, इस पे 5 स्टार 10 स्टार लगा लेंगे, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के अंदर मोटाइल गैमीट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनमें फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला क्यों होती है? क्योंकि उनको तैर के जाना है, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में उनको तैरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने बात बोली है ना कि इन तीनों में मोटाइल गैमीट्स हैं, तो ये इन जनरल बात है ना। मतलब ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल अपनी रेड एल्गी जो होती है वो नॉन मोटाइल गैमीट होते हैं उसमें, है ना। तो ये इन जनरल बात है कि इन जनरल एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में क्या है, मोटाइल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की कोई भी जरूरत नहीं है। अब पानी की ही जरूरत नहीं है मतलब गैमीट्स को क्या है, तैरना ही नहीं पड़ेगा। अब तैरना ही नहीं पड़ेगा मतलब मूवमेंट ही नहीं करनी, मूवमेंट ही नहीं करनी तो फ्लैजिला अपने किसी काम की नहीं है। फ्लैजिला कैसी होगी, अब्सेंट होगी। अब फ्लैजिला ही अब्सेंट होगी तो जाहिर सी बात है, खुद ब खुद हमें पता चल गया गैमीट्स कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। तो ये बातें पता चल गई, इनमें क्या है, मोटाइल गैमीट्स, जिम्नो और एंजियो में क्या है, नॉन मोटाइल गैमीट, फ्लैजिला अब्सेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट। और दूसरी बात क्या पता चली कि इन तीनों में फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए और इन दोनों में फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की कोई भी ऐसी खास जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे मैं आपको एक और बहुत ही बेहतरीन बात, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो अपने पास ये टोटल प्लांट्स है, ठीक बात है, इतनी हमने कर ली थी। और हमने क्या कर लिया था कि ये एल्गी क्या है, अपना थैलोफाइटा है और बाकी के सारे क्या हैं, एम्ब्रियोफाइटा हैं। बाकी के सारे क्या हैं, एम्ब्रियोफाइटा। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार किसमें क्या आया, पहली बार किसमें क्या आया। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार एम्ब्रियो कौन से प्लांट्स में आया, तो देखो भाई यहां तक तो थे थैलोफाइटा और ये बाकी के हैं एम्ब्रियोफाइटा, ये बाकी के ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक हैं अपने एम्ब्रियोफाइटा। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले एम्ब्रियो किसमें आया होगा, ब्रायोफाइट्स में ही आया होगा, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्कुलेचर सबसे पहले किसमें आया। वेस्कुलेचर देखो, वेस्कुलेचर का मतलब है कि जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम पहली बार किसमें आए, तो इसका आंसर है टेरिडोफाइट्स में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीड, सीड पहली बार किसमें देखा गया, तो सीड पहली बार किसमें देखा गया, सीड देखा गया। देखो सिंपल सी बात है, यहां पे जो स्पर्म वर्ड आ रहा है ना, स्पर्म, इस स्पर्म वर्ड का मतलब ही क्या होता है, सीड। इस स्पर्म वर्ड का मतलब ही होता है क्या, सीड। तो सीड देखो, स्पर्म वर्ड सबसे पहले किसमें आया, जिम्नोस्पर्म में आया, तो सबसे पहले सीड आया जिम्नोस्पर्म में, है ना। और सबसे पहले फ्रूट का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले फ्रूट किसमें आया, एंजियोस्पर्म में। अब यहां पे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सीड बनता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट नहीं बनता। और एंजियोस्पर्म के अंदर क्या है, सीड भी बनता है प्लस क्या है, फ्रूट भी अपना बनता है, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक क्वेश्चन था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ट्रू रूट स्टेम लीव्स पहली बार किसमें आए, टेरिडोफाइट्स में आए, है ना। एल्गी और ब्रायोफाइट्स में क्या थे, एब्सेंट थे ट्रू रूट स्टेम लीव, ठीक है। बिल्कुल इस बात को मैं रिपीट कर देता हूं, सीड सबसे पहले किसमें आया, जिम्नोस्पर्म में। क्यों, क्योंकि देखो स्पर्म का मतलब ही होता है सीड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो स्पर्म किसके नाम में पहली बार आया, जिम्नोस्पर्म के नाम में पहली बार देखा गया, तो सबसे पहले सीड आया इसमें। बट जिम्नोस्पर्म में क्या है, फ्रूट एब्सेंट होता है, फ्रूट एब्सेंट होता है। और फ्रूट पहली बार किसमें आया, एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में सीड तो होगा ही होगा और फ्रूट इसमें एक एडिशनल चीज आ गई, ठीक है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं, अब बढ़ते हैं आगे।
अब देखो एक और बहुत ज्यादा बेहतरीन बात हम कंपैरिजन के थ्रू कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो जब मैं ये बोलता हूं ना बेहतरीन बात, मजे की बात, यहां पे तुम इतने स्टार लगा लो, इतने स्टार लगा लो, मतलब सच्ची में उस बात में बहुत ज्यादा दम है। और ये आपको चैप्टर पढ़ोगे ना खुद ब खुद पता लग जाएगा कि जिन पॉइंट्स पे मैं स्पेशल आपको ध्यान देने के लिए बोलता हूं वो सच्ची में स्पेशल पॉइंट होते हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं। जैसे ये मैं अपना याद करूं तो मैं पागल हो जाता था ये याद करके कि किसमें आर्किगोनियम था, किसमें ऊगोनियम था, किसमें एंथ्रीडियम था, किसमें गाइनोशियम था। ये पूरा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी ना, क्योंकि अलग अलग आते थे। ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो रही है, टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं उसमें कंफ्यूजन हो रही है। तो मैंने क्या किया, सबके सेक्स ऑर्गन निकाल के एक जगह पे लिख दिए। देखो ये है अपने मेल सेक्स ऑर्गन्स और ये है अपने फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये है अपने प्लांट, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब देखो ध्यान दो एक पैटर्न को पकड़ना है, ध्यान दो एक पैटर्न को यहां पकड़ना पड़ेगा। देखो एंजियोस्पर्म का हमें सब पता है, देखो एंजियोस्पर्म का हमें सब पता है क्योंकि अपना चैप्टर आता है ना जो +2 में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और जो +1 का मॉर्फोलॉजी है उससे भी अपने को पता चल जाता है कि एंजियोस्पर्म में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है एंड्रोशियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है गाइनोशियम, ठीक है। एंजियोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, गाइनोशियम। इस बात को यहां पैक करके बिल्कुल खत्म कर देंगे, मतलब एंजियोस्पर्म की तो अपने को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब क्या है, 3 और 3 का गेम खेलना है। अब क्या है, 3 और 3 का गेम खेलना है। देखो मैंने क्या बोला, 3 और 3 का गेम पकड़ो, 3 और 3 का गेम पकड़ना है। देखो एंथ्रीडियम वर्ड को देखो, एंथ्रीडियम वर्ड को देखो। अब एंथ्रीडियम किस में प्रेजेंट है, 3 में प्रेजेंट है। 3 कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब आर्किगोनियम वर्ड को पकड़ो, फीमेल सेक्स ऑर्गन में आर्किगोनियम वर्ड को पकड़ते हैं तो ये भी 3 में प्रेजेंट है। बट ये कहां से स्टार्ट हुआ है, ये ब्रायोफाइट से स्टार्ट हुआ है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म का अपना क्लियर है। मैंने क्या बोला, 3 का गेम पकड़ना है। एंथ्रीडियम, देखो कंफ्यूजन इसी में होगी, एंथ्रीडियम में और आर्किगोनियम में। एंथ्रीडियम कहां से आ चुका है, एल्गी से आ चुका है और 3 में प्रेजेंट है। आर्किगोनियम इससे एक स्टेप नीचे यानी ब्रायोफाइट से आया और क्या है, 3 में प्रेजेंट है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब बचा क्या, देखो जिम्नोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन या तो याद ही मत रखो और फिर भी पोलन ग्रेन फॉर एग्जांपल, बस ये आप रफ आइडिया याद रख लो कि जिम्नोस्पर्म में क्या है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, या इसको याद ही मत रखो, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपको, ठीक है। और एल्गी में यहां 5 स्टार लगा लो कि एल्गी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कौन से हैं, ऊगोनियम है। ये यहां 5 स्टार लगेगा कि एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन है ऊगोनियम। और नीचे तो अपने 3 कवर हो चुके हैं, आर्किगोनियम, एंजियोस्पर्म का अपना कवर है गाइनोशियम। और इधर मेल में बात करें तो अपने 3 तो कवर हो चुके हैं, एंथ्रीडियम, जिम्नोस्पर्म को या तो याद ही नहीं रखने और ये याद रख लेना कि पोलन ग्रेन इसमें बनते हैं। और एंजियोस्पर्म का अपना क्लियर है क्या, एंड्रोशियम, ठीक है। अब इससे आपकी कोई भी कंफ्यूजन दिक्कत नहीं देगी कि एंथ्रीडियम किसमें है, आर्किगोनियम किस। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आर्किगोनियम लास्ट बार, आखिरी बार किसमें देखेगा, तो सिंपल सी बात है, आखिरी बार किसमें देखा गया, जिम्नोस्पर्म में देखा गया। आर्किगोनियम पहली बार किसमें देखा गया, ब्रायोफाइट्स में देखा गया। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। अब हम बारी बारी से बात करेंगे, पहले एल्गी के बारे में देखेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में, फिर टेरिडोफाइट्स के बारे में, फिर जिम्नोस्पर्म के बारे में, फिर एंजियोस्पर्म के बारे में। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है किसके बारे में, एल्गी के बारे में पढ़ना है ना। अपनी कंपैरिजन वाली चीजें क्या है हम खत्म कर चुके हैं, अब हम स्पेसिफिक जाने वाले हैं एक एक का प्लांट के ऊपर, ठीक है। और मेरे को पता है कई बच्चे अब सोच रहे होंगे कि यार मस्त डिजाइन बनाया, इसकी थोड़ी तारीफ करते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कितनी भी तारीफ इस डिजाइन की कर सकते हो। हैंडमेड ये डिजाइन आपके सामने, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, एल्गी। देखो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एल्गी एक तरीके का क्या है, प्लांट है, ठीक है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, एल्गी एक तरीके का प्लांट है, क्योंकि हम इसको कहां पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, एल्गी देखो एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ निकाल देंगे। देखो अब प्लांट है तो क्लोरोफिल तो इसमें होगा ही होगा, ठीक है। अब प्लांट है तो
फोटोसिंथेसिस भी करेगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? अपना खाना खुद बनाएगा। अपना खाना खुद बनाएगा तो मतलब हो जाएगी क्या? ऑटोट्रॉफिक हो जाएगी। ठीक है। और क्या है? लार्जली एक्वाटिक, मतलब लार्जली क्या है? पानी में ही पाई जाती है, समुद्रों में पाई जाती है। ठीक है। क्लोरोफिल बियरिंग, बिल्कुल क्लियर है। ऑटोट्रॉफिक, बिल्कुल क्लियर है। लार्जली एक्वाटिक, बिल्कुल सारे पॉइंट क्लियर है। ठीक है। अब देखो, एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, एल्गी कॉलोनियल भी हो सकती है, और एल्गी फिलामेंटस भी हो सकती है। ठीक है। अब या तो इस बात को हम याद कर लें या इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक ही सेल। या तो इस तरीके से हो सकती है, या कैसी हो सकती है? कॉलोनियल हो सकती है, मतलब कॉलोनी की फॉर्मेशन कर सकती है ना। देखो, ये एक सेल एल्गी की, ये एक सेल है ना, ये अलगी अलगी अलगी, और एल्गी ने अपनी क्या है? इस तरीके से क्या बना ली? एक कॉलोनी बना ली। या कैसी हो सकती है? ऐसी फिलामेंटस हो सकती है। फिलामेंटस देखो इस तरीके की, कुछ इस तरीके की फिलामेंटस हो सकती है। ये कैसी है? यूनिसेलुलर ऐसी हो सकती है, या अपनी वो कॉलोनी बना सकती है, या वो फिलामेंटस होती है। और मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है एल्गी में? ये फिलामेंटस ही होती है मोस्टली। ठीक है। बिल्कुल इतनी बातें, एक एक बात अपने को समझ आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ एल्गी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ एल्गी, मतलब एल्गी के एक तरीके से बोल सकते हैं गठबंधन, एल्गी के गठबंधन। तो एसोसिएशन ऑफ एल्गी हमें दो टाइप के देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी का निचोड़ करेंगे। दो टाइप के देखने को मिलेंगे। एक तो एल्गी गठबंधन कर ले किसके साथ? फंजाई के साथ, और इस गठबंधन को बोलते हैं हम लाइकन बोलते हैं। इस गठबंधन को लाइकन बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है गठबंधन का, अगर एल्गी स्लोथ बियर के साथ है ना, विद एनिमल, यानी एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एल्गी का गठबंधन किसके साथ है? स्लोथ बियर के साथ। देखो, स्लोथ बियर क्या होता है? बहुत ही सुस्त होता है, एक जगह पे पड़ा रहता है, तो पड़े है ना, एक जगह पे पड़े इसके ऊपर एल्गी ग्रो कर जाती है। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ एल्गी में दो चीजें देखी, एक तो एल्गी और फंजाई का गठबंधन जिसको हमने लाइकन नाम दिया, ये सबको पता होता है। और ये स्लोथ बियर का एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है। विद एनिमल, स्लोथ बियर के साथ ये एसोसिएशन करती है। ठीक है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हमें क्या देखने को मिलता है कि अपनी एल्गी जो है वो तीन टाइप की होती है। अपनी एल्गी तीन टाइप की होती है। एक है ग्रीन एल्गी, एक है ब्राउन एल्गी, एक है रेड एल्गी। ठीक है। अब एल्गी में भी हम सेम अप्रोच लगाएंगे। पहले जो चीजें कंपैरिजन से खत्म हो सकती हैं उनको कंपैरिजन से ही खत्म कर देंगे। अब हम करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। देखो, जो ये लाइफ साइकिल्स होती है ना, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी है, या लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट है, या लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक माना जाता है, पर इसको हम एक अलग अप्रोच के साथ करेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से करेंगे। बिल्कुल ये आपका टॉपिक पूरा पैक हो जाएगा। देखो, किसी भी प्लांट की बात की जाए, चाहे वो एल्गी है, चाहे ब्रायोफाइट है, चाहे टेरिडोफाइट है, हमेशा लाइफ साइकिल आते ही जो अपने आपको दो चीजों को पकड़ना है। सिर्फ एक तो पकड़ना है गेमीटोफाइट को, एक पकड़ना है स्पोरोफाइट को। ये बातें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। लाइफ साइकिल आते ही दो चीजों के ऊपर फोकस करना है, एक गेमीटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। बस आपका काम यहां पे खत्म। ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पे बस ध्यान रखना है। देखो, कोई भी लाइफ साइकिल आपको बनानी हो, सबसे पहले क्या है? गेमीटोफाइट लिख लो। सबसे पहले क्या लिख लो? गेमीटोफाइट लिख लो। और गेमीटोफाइट हम देख चुके हैं कैसा होता है, हैप्लोइड स्ट्रक्चर होती है ना। अब हम करने जा रहे हैं क्या? लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी ये करने जा रहे हैं। हमारे पास ये एल्गी का क्या है? गेमीटोफाइट है, जो कि एक हैप्लोइड स्ट्रक्चर है। अब इसका नाम ही है गेमीटोफाइट, इसका नाम ही क्या है? गेमीटोफाइट। तो जाहिर सी बात है ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? क्या बनाएगा? ये गेमीट्स बनाएगा। इसमें क्या बनेंगे? गेमीट्स अपने बनेंगे। और गेमीट्स की प्लोइडी हमें पता है क्या होती है? हैप्लोइड होती है ना। जब तक देखो मियोसिस ना हो तब तक प्लोइडी चेंज ही नहीं होती। ठीक है। तो गेमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो मान लो समुंदर के अंदर ये एल्गी है, अपनी समुंदर के अंदर ये एल्गी है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी एल्गी होंगी। तो बहुत सारी एल्गी होंगी तो ऐसा गेमीट और भी तो बना होगा ना। सिंपल सी बात है। मान लो ये
अपना फीमेल गेमीट है, ऐसा ऐसा इसको मेल गेमीट मिल जाएगा। तो फीमेल गेमीट एंड मेल गेमीट मिलके क्या कर देंगे, अपनी फर्टिलाइजेशन कर देंगे, मिलके अपनी कर देंगे फर्टिलाइजेशन। तो मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट जब मिल जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर जो बनती है उसको हम बोलते हैं क्या, जाइगोट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट की प्लॉइडी की बात करें तो ये हैप्लॉइड दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देंगे। ये जाइगोट अपने पास अब बन चुका है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इस जाइगोट के अंदर हमने क्या देखा था, एल्गी में शुरू में भी देखा था कि एल्गी में जाइगोट में ही मियोसिस हो जाती है, मतलब एम्ब्रियो नहीं बनता। और जो बाकी के प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स है या टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उनमें क्या है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है जाइगोट से आगे, इसीलिए उनको बोला गया एम्ब्रोफाइटा। और एल्गी में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है ना, इसको हमने क्या बोला था, थैलोफाइटा बोला था, ठीक है। अब जाइगोट में ही इसमें क्या हो जाएगी, अपनी मियोसिस हो जाएगी। जाइगोट में ही इसमें क्या है, मियोसिस हो जाएगी। तो मियोसिस के रिजल्ट से क्या बन जाएंगे, अपने पास स्पोर्स बन जाएंगे। मियोसिस के रिजल्ट से अपने पास बन जाएंगे स्पोर्स। और स्पोर्स की प्लॉइडी की बात करें तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में अगर मियोसिस होगी तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड, है ना। डिप्लॉइड में अगर मियोसिस हुई तो क्या है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जाके क्या है, अपना गमीटोफाइट बना देंगे और ये साइकिल अपनी ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। अब मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं उन पे खास ध्यान रखना है, उन पे खास ध्यान रखना है। देखो, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि तूने गेमीटोफाइट तो बता दिया बट तूने कहीं भी स्पोरोफाइट की बात नहीं की। तो हमको ये बात पता है कि गेमीटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, और स्पोरोफाइट कैसी, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। अब इस पूरी साइकिल में ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और सिर्फ जाइगोट ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि डिप्लॉइड है। मतलब मैं बहुत बड़ी लाइन यहां बोलने जा रहा हूं कि एल्गी के केस में जाइगोट को ही हम क्या बोलते हैं, अपना स्पोरोफाइट बोलते हैं, क्योंकि यही अकेला डिप्लॉइड है। जाइगोट को ही हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने अपनी कुछ बातें करी थी पहले, हम कुछ बात कर चुके हैं कि एल्गी के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लोन्टिक होती है। उसका रीजन भी हमें यहां इजीली पता चल जाएगा। अगर हम यहां ग्राफ बना ले, तो आप देख सकते हो डिप्लॉइड फेज सिर्फ इतना आ रहा है और हैप्लॉइड फेज देख लो कितना ज्यादा आ रहा है। मतलब हैप्लॉइड फेज क्या है, पूरे तरीके से डोमिनेंट है, इसीलिए एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी हो गई, हैप्लोन्टिक हो गई, ठीक है। और दूसरी बात कर लें कि मेन प्लांट बॉडी हमने बोली थी कि एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, अपनी गेमीटोफाइट होती है। तो सिंपल सी बात है, गेमीटोफाइट का ही क्या है, राज चल रहा है ना। स्पोरोफाइट तो बिल्कुल नाम मात्र, थोड़ी देर के लिए बना, जल्दी से इसमें मियोसिस होगी। तो स्पोरोफाइट तो इसमें है ही नहीं, नाम मात्र का है। राज किसका चल रहा है, गेमीटोफाइट का, इसीलिए मेन प्लांट बॉडी भी क्या हो गई, अपनी गेमीटोफाइट होगी, ठीक है। और क्या है, एम्ब्रियो की तो हम बात कर ही चुके हैं। देखो, जाइगोट में ही मियोसिस हो गई, मतलब क्या है, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन इसमें कहीं भी नहीं हुई, ठीक है। एल्गी के बारे में एक एक बात, अपनी लाइफ साइकिल की पूरी एक एक बात यहां पे क्लियर हो रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो हम करने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, मजे दिलवाने की गारंटी मेरी है। बस मेरे एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो, मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड बिल्कुल क्या है, क्लासिफाई होके आपके सामने आए, कि पूरा जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अपनी किताब में लिखा हुआ है, वो पूरा एकदम खुल के सामने आए, पूरा क्लासिफाई हो गया है ना, कहीं भी कोई भी छोटी सी कंफ्यूजन ना बचे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मजेदार फ्लो में करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एल्गी हमें पता है 3 टाइप की होती है, कौन सी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ठीक है। अब हम इनको कुछ कंपैरेटिव तरीके से पढ़ेंगे और अपना पूरा काम यहां पे हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचेगा वो हम अलग अलग से कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम पहले हैबिटेट पे बात करेंगे कि ग्रीन एल्गी का हैबिटेट कैसा, ब्राउन का कैसा, रेड का कैसा, कंपेयर
क्लियर करते हुए। फिर पिगमेंट्स की बात करेंगे तीनों का, फिर सेल वॉल की बात करेंगे तीनों का, फिर स्टोर्ड फूड की बात करेंगे तीनों का, फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तीनों का, फिर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तीनों का, फिर फ्लैजिला की बात करें तीनों का, फिर गेमीट्स की बात करें तीनों का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपनी पॉकेट में ऑटोमेटिकली सारी चीजें खुल के बिल्कुल डिस्क्रीट होके क्रिस्टल क्लियर होके चली जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किस पे, हैबिटेट पे बात करने जा रहे हैं, हैबिटेट पे। तो हैबिटेट की बात करें तो ग्रीन एल्गी, इधर अपनी ब्राउन एल्गी, इधर अपनी रेड एल्गी। ठीक है, तो हैबिटेट की बात करें तो ग्रीन एल्गी मेनली कहां, फ्रेश वाटर में पाई जाएगी, और ब्राउन एल्गी मेनली मरीन वाटर में, एंड रेड एल्गी मेनली मरीन वाटर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां अपना बन चुका है कि ग्रीन एल्गी मेनली कहां है, फ्रेश वाटर में, एंड ब्राउन प्लस रेड एल्गी कहां है, मेनली मरीन वाटर में। अब ये मेनली मरीन में है तो फ्रेश वाटर में बहुत ही रेयर है ना, ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में रेयरली पाई जाएगी, रेड एल्गी भी फ्रेश वाटर में रेयरली पाई जाएगी, और ग्रीन जो है वो मरीन वाटर में भी पाई जाती है, बट मेनली कहां, फ्रेश वाटर में, और कहां, मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है, अब यहां एक बेहतरीन क्वेश्चन रेड एल्गी में आपसे पूछा जाएगा कि रेड एल्गी डीप सी में पाई जाती है, बहुत समुद्र की गहराइयों में ये पाई जाती है। बहुत एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया कि कौन सी एल्गी है जो डीप सी यानी गहरे समुद्र में पाई जाएगी, तो आंसर जाएगा रेड एल्गी। पहले भी नीट में पूछा गया है डीप सी में रेड एल्गी, क्यों, क्योंकि उसमें उस तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां कितने क्वेश्चन पॉसिबल है, मेनली ग्रीन एल्गी मेनली फ्रेश वाटर, ब्राउन एल्गी मेनली मरीन वाटर, रेड एल्गी मेनली मरीन वाटर, और दूसरा जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि डीप सी में कौन सी पाई जाएगी, रेड एल्गी, रेड एल्गी। ठीक है, तो यहां अपना हैबिटेट वाला क्या है, कंप्लीट होता है। अब हम कहां जंप करेंगे, पिगमेंट वाले पे जंप करने जा रहे हैं। ठीक है, अब समझ गया फ्लो हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से, बिल्कुल मजा आने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स में भी सेम हर तरीके से बात करेंगे, ग्रीन ब्राउन रेड है ना, वही फ्लो अपना चलेगा। तो पिगमेंट्स ग्रीन की बात करें, ब्राउन की बात करें और रेड की बात करें, तो देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, क्लोरोफिल ए तो सब में पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए तो सब में पाया जाएगा, ग्रीन में भी, ब्राउन में भी और रेड में भी। अब सिंपल सी ट्रिक क्या है, देखो ए सब में है, ए सब में है, फिर ए बी सी डी। ट्रिक क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी मतलब ए सब में है, और क्लोरोफिल बी ग्रीन में, क्लोरोफिल सी ब्राउन में, और क्लोरोफिल डी कहां, रेड में। ठीक है, ग्रीन में क्या है, फिर हो गया ए प्लस बी, ब्राउन में ए प्लस सी, और रेड में ए प्लस डी। ठीक है, अब यहां ब्राउन एल्गी में एक पिगमेंट याद रखना है, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, इसका मतलब ही होता है इसके कलर के रिलेटेड है, ब्राउन कलर के रिलेटेड। ठीक है, और रेड में एक पिगमेंट होता है फाइकोइरिथ्रिन, इसमें कुछ भी याद नहीं करना। देखो इरिथ्रोसाइट आपने देखा होगा, इरिथ्रोसाइट क्या होती है, रेड ब्लड सेल आरबीसी होती है। तो इरिथ्रो जहां पे वर्ड आ गया मतलब वो रेड कलर के रिलेटेड है, तो फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन मतलब रेड कलर के रिलेटेड, तो रेड एल्गी में फाइको इरिथ्रिन बिल्कुल पिगमेंट। ये अपने पिगमेंट वाले पे भी हम क्या है, टिक मार देते हैं, पिगमेंट वाला भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं किस पे, सेल वॉल पे बात करने जा रहे हैं, सेल वॉल पे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेल वॉल की। ठीक है, मेरे को पता है आप में से कई बच्चे बोल रहे होंगे कि इतना चिल्ला क्यों रहा है, तू पढ़ा रहा है कि चिल्ला रहा है, पर आपको मेरी बात को समझना पड़ेगा। मैं इसलिए चिल्लाता हूं कि यार इसको समझो, समझो, इतना आसानी से लिखा गया है, इसको जल्दी से समझो, इसलिए मैं चिल्लाता रहता हूं, मेरे को मजा आता है चिल्लाने में। ठीक है, देखो सेल वॉल की बात करें तो एक पहला बेसिक फंडा क्या है, देखो एल्गी क्या होता है, एल्गी एक प्लांट होता है, तो पहली बेसिक चीज है सेलुलोज तो होगा ही होगा। देखो एल्गी क्या होता है, प्लांट होता है, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, चाहे वो ब्राउन एल्गी हो, चाहे वो रेड एल्गी हो, एल्गी क्या होता है, एक प्लांट होता है। तो एक बेसिक रूल है कि प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी तीनों की सेल वॉल में सेलुलोज 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 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आती है कंफ्यूजन वाली बात, अब आएगी जो नेक्स्ट है कंफ्यूजन वाली बात। देखो ग्रीन एल्गी में सेलुलोज के साथ प्रेजेंट होता है
पेक्टोज। और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि ग्रीन एल्गी में सेल वॉल के अंदर जो इनर लेयर होती है वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की, और जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है किसकी, पेक्टोज की बनी होती है। और ब्राउन एल्गी में बात करें तो सेल वॉल के अंदर सेलुलोज के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, एल्गिन प्रेजेंट होता है। हाँ, ब्राउन एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है, एल्गिन प्रेजेंट होता है सेलुलोज के साथ। और रेड एल्गी की बात करें तो सेलुलोज तो होगा ही होगा, सेलुलोज के साथ में होगा पेक्टिन होगा, प्लस क्या है, पॉलीसल्फेट एस्टर। पॉलीसल्फेट एस्टर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन से मैं आपको बचाने जा रहा हूं। देखो, पेक्टिन और पेक्टोज में फर्क समझना, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पेक्टिन और पेक्टोज को मिक्स मत कर देना। पेक्टोज कहां है, ग्रीन एल्गी में, और पेक्टिन कहां है, रेड एल्गी में। तो यहां पे अपना सेल वॉल वाला पोर्शन भी कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अपन स्टोर्ड फूड पे। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टोर्ड फूड के बारे में। तो ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड है स्टार्च, एंड ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड है मैनीटोल एंड लेमिनेरिन, और रेड एल्गी में है फ्लोरिडिन स्टार्च, ठीक है। अब ये पक्का आप भूल जाओगे, तो इसकी थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक, थोड़ा सा फंडा इसका मैं आपको बता देता हूं याद करने का। देखो, ग्रीन एल्गी होती है, उसको रिलेट कर लो कि ग्रीन एल्गी ग्रीन प्लांट जैसी होती है, हाइयर प्लांट जैसी। तो इसमें स्टैंडर्ड चीज आ गई क्या, स्टार्च आ गई, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ब्राउन एल्गी की मैं छोटा सा एक फंडा बता देता हूं। वो गाना सुना होगा आपने, ओ बल्मा ओ बल्मा, तो इसकी बल्मा बल्मा करके BLM है ना, बल्मा बल्मा BLM, यानी ब्राउन एल्गी में लेमिनेरियन एंड मैनीटोल, ठीक है। अब यहां देखो, फ्लोरी वर्ड किसके लिए यूज होता है, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ दो कि फ्लोरी वर्ड मतलब वो फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं ना। थोड़ी सी ट्रिक बना लेते हैं कि फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे सुंदर फ्लावर, फ्लोरी यानी फ्लावर, सबसे सुंदर फ्लावर कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है ना। और रेड कलर का सबसे सुंदर क्यों होता है ये आपको पता ही होगा। हाँ, तो फ्लावर रेड, ये अपना रिलेट हो जाएगा, तो ये अपने को याद हो जाता है। अब देखो, हमने स्टोर्ड फूड में बात की कि रेड एल्गी में स्टोर्ड फूड क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है। अब इसी के साथ एक बहुत अच्छी चीज याद रखेंगे कि फ्लोरिडियन स्टार्च की जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है, वो सिमिलर होती है किसके, अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन के, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर है या इसके सिमिलर है, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों की स्ट्रक्चर भी क्या सिमिलर है, ठीक है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है किसके, अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन के, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां से हम क्या है, अपने स्टोर्ड फूड पे भी क्या है, टिक मार देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं किसकी, स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, वो कॉलोनियल भी हो सकती है, वो फिलामेंटस भी हो सकती है। और ब्राउन एल्गी क्या है, फिलामेंटस ही होती है मोस्टली, और रेड एल्गी भी मोस्टली क्या है, फिलामेंटस ही होती है। तो फिलामेंटस तो तीनों है, और ग्रीन एल्गी में दो, यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल, याद रखते हैं। अब जिनको ये कंफ्यूजन है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यूनिसेलुलर कुछ इस तरीके से कि एक ही, यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, एक ही सेल है। कॉलोनियल मतलब ऐसे कॉलोनी, सेल्स ने ऐसे कॉलोनी बना ली है, और फिलामेंटस ऐसे फिलामेंट शेप में। ये अपने को क्लियर बातें हो चुकी है, ठीक है। यहां पे ये क्लियर है, ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर प्लस कॉलोनियल प्लस फिलामेंटस तीनों पॉसिबल हो सकती है, और ब्राउन एल्गी में सिर्फ फिलामेंटस, रेड एल्गी में सिर्फ फिलामेंटस। इतनी बातें क्लियर है। अब ग्रीन एल्गी में भी आगे एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, बहुत सारी चीजें कैसे दी हुई हैं वो देख लेते हैं। देखो, ग्रीन एल्गी में बात करें तो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, एंड फिलामेंटस भी हो सकती है। तो ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि यूनिसेलुलर में मोटाइल कौन सा होगा, कैलेमोडोमोनास, एंड नॉन मोटाइल होगा क्लोरेला। और कॉलोनियल में बात करें तो कॉलोनी कौन सा, वोल्वोक्स अपना होता है, और फिलामेंटस में कौन सा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड क्लेडोफोरा, ठीक है। ये आपको याद रखने। ग्रीन एल्गी अब कंप्लीट। नेक्स्ट अपना ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसमें क्या है, फिलामेंटस, और इसमें फिलामेंटस में भी एक मजेदार बात आपको याद रखनी है कि फिलामेंटस है तो फिलामेंटस ब्राउन एल्गी सिंपल ब्रांच भी हो सकती है एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हो सकती है।
है, ठीक है। ब्राउन एल्गी कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। तो फिलामेंटस जो ब्राउन एल्गी है वो सिंपली ब्रांच भी हो सकती है एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हो सकती है। अब ये सिंपल ब्रांच और प्रोफ्यूजली ब्रांच क्या होता है, देखो सिंपल ब्रांच तो ये बहुत ही सिंपल सी ब्रांचिंग हुई है, और प्रोफ्यूजली मतलब बहुत खतरनाक ब्रांचिंग हो गई, देखो कितनी सारी ब्रांचें निकली है। तो ये अपने को समझ में आ गया, सिंपल ब्रांच, प्रोफ्यूजली ब्रांच, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। अब इनके एग्जांपल की बात करें तो एनसीईआरटी में दिए हुए सिंपल ब्रांच का एग्जांपल एक्टोकार्पस एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच का एग्जांपल कैल्प्स है। कैल्प्स है ना, जो कितना 100 मीटर तक जा सकता है, देखो ऐसे ऐसे ब्रांच बना के पूरा फैल जाएगा और 100 मीटर तक ये जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, बिल्कुल इतनी बातें अपनी क्लियर हो रही हैं। और रेड में आगे डिटेल में कुछ इतना दिया नहीं हुआ, यहां पे ये बात अपनी खत्म करनी है। मतलब क्या है, अपना स्ट्रक्चर वाला पोर्शन भी खत्म हो चुका है। अब हमें बात करनी है रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक एक चीज को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना, पूरा पूरा एक एक डिस्क्रीट करके उसको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहां पे रिप्रोडक्शन की अगर एल्गी में बात करते हैं तो 3 टाइप की रिप्रोडक्शन अपने को देखने को मिलती है। कैसी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो ये 3 एल्गी में बात करनी है, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में एंड रेड एल्गी में, ठीक है। यहां पे शायद आर्किटेक्चर में थोड़ी गड़बड़ हुई है, ग्रीन एल्गी का जो ये डिब्बा है थोड़ा चौड़ा हो गया, ठीक, पर कोई बात नहीं है, उससे अपना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन 3 टाइप की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीनों में, ग्रीन हो चाहे ब्राउन हो चाहे रेड हो, तीनों में क्या है, फ्रेगमेंटेशन तो होती ही होती है। देखो फिलामेंटस फॉर्म तीनों में प्रेजेंट होती है, तो फिलामेंटस फॉर्म में इजीली फ्रेगमेंटेशन तो तीनों में प्रेजेंट होती है। पहली बात अपनी बिल्कुल यहां क्लियर हो चुकी है। अब दूसरी बात पे आते हैं, कौन सी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रीन एल्गी के अंदर कौन से हैं, ज़ूस्पोर्स प्रेजेंट है। अब देखो नाम के ही आगे आ गया ज़ू मतलब क्या होता है, जानवर, है ना। हम ज़ू में जाते हैं, हम जानवर देखने जाते हैं ना, तो जानवर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ज़ूस्पोर्स भी कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। और ब्राउन एल्गी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, ज़ूस्पोर्स के थ्रू होती है। और ज़ूस्पोर कैसे, मोटाइल स्पोर होते हैं। और रेड एल्गी में कैसे स्पोर्स होते हैं, एप्लानोस्पोर होते हैं। अब यहां 10 स्टार 20 स्टार 30 स्टार लगा लो कि रेड एल्गी जो होती है वो एक स्पेशल तरीके की है। इस बात को मैं बार बार रिपीट करूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, रेड एल्गी बाकी 2 से अलग बिहेव करती है रिप्रोडक्शन के मामले में। और इस बात को मैं बार बार रिपीट करूंगा, क्यों करूंगा वो आपको पता लग जाएगा। तो पहला पॉइंट तो इसको अलग होने का यही आ गया कि इन दोनों में ज़ूस्पोर है और इसमें क्या है, एप्लानोस्पोर है। और एप्लानोस्पोर की खास बात क्या है, ये है नॉन मोटाइल। ये कैसे थे, मोटाइल थे, ये हो गए नॉन मोटाइल हो गए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने को पता है किससे होती है, गेमीट्स के थ्रू होती है। तो यहां पे कैसे हैं, मोटाइल गेमीट्स हैं, यहां पे कैसे हैं, मोटाइल गेमीट्स हैं, और यहां है नॉन मोटाइल गेमीट, है ना। मैं क्या बोल रहा था, रेड एल्गी क्या है, थोड़ी सी खास है, थोड़ी सी स्पेशल है, इसीलिए इनमें इन दोनों से सारी चीजें अलग आ रही है। क्या आ रही है, इसमें स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स भी कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, इसमें गेमीट्स भी कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, और इसमें मोटाइल 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 मोटाइल, ठीक है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक और बेहतरीन क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि एल्गी के अंदर मोस्ट कॉमन स्पोर्स कौन से होते हैं, एल्गी के अंदर मोस्ट कॉमन स्पोर्स कौन से होते हैं, तो उसका आंसर क्या जाएगा, ज़ूस्पोर्स। उसका आंसर क्या जाएगा, ज़ूस्पोर, क्योंकि ज़ूस्पोर ग्रीन में भी प्रेजेंट है, ब्राउन में भी प्रेजेंट है। मोस्ट कॉमन स्पोर्स इन एल्गी आर ज़ूस्पोर्स। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे देख के हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक और कंक्लूजन यहां देख के हम निकाल सकते हैं। देखो
ग्रीन एल्गी के पास जो स्पोर्स हैं वो भी मोटाइल हैं और गैमीट हैं वो भी मोटाइल हैं। सेम इसी तरीके से ब्राउन एल्गी के पास क्या है, स्पोर्स भी मोटाइल हैं और गैमीट्स भी क्या हैं, मोटाइल हैं। तो सिंपल सी बात है, मोटिलिटी का लेना देना किससे होता है, अपनी फ्लैजिला से, अपनी फ्लैजिला से। तो हम बोल सकते हैं, हम इजीली बोल सकते हैं कि ग्रीन एल्गी के अंदर भी फ्लैजिला क्या है, प्रेजेंट होगी। बिल्कुल सारी बातें खुद ही सामने आ जाएंगी। और ब्राउन एल्गी के अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। बट रेड एल्गी में क्या है, स्पोर्स भी नॉन मोटाइल हैं एंड गैमीट्स भी क्या है, नॉन मोटाइल हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि रेड एल्गी के अंदर, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं यहां पे, आप 10 स्टार लगा लो, रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिला क्या है, अब्सेंट होती है, अब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फ्लैजिला की। अब हम बात करने वाले हैं फ्लैजिला। देखो रिप्रोडक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं फ्लैजिला की। तो ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि ग्रीन एल्गी में क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होगी क्योंकि मोटाइल मोटाइल हैं। ब्राउन एल्गी में भी फ्लैजिला प्रेजेंट है, मोटाइल मोटाइल हैं। और रेड एल्गी में सब कुछ क्या है, नॉन मोटाइल है, स्पोर्स भी और गैमीट्स भी। तो क्या है इसमें फ्लैजिला, रेड एल्गी में फ्लैजिला क्या है, अब्सेंट होंगे। पहला क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं। देखो ग्रीन एल्गी, देखो मान लो ये क्या है, अपनी ग्रीन एल्गी में है और ये क्या है, इसके फ्लैजिला लगे हुए हैं। अब इन फ्लैजिला को देख के ही हम थोड़ा आइडिया लगा लेंगे। देखो ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला का नंबर कितना होगा, 2 से लेके 8, 2 to 8 इनका नंबर हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, फ्लैजिला का जो साइज है वो बिल्कुल इक्वल होगा। मान लो ये 4 फ्लैजिला हैं तो चारों का साइज क्या होगा, एकदम इक्वल होगा। ठीक है, और तीसरी बात क्या है कि फ्लैजिला की पोजीशन जो है वो एपिकल होगी। मान लो ये एल्गी है तो इसके एपिकल मतलब इसके सिर पे ये फ्लैजिला लगे होंगे। इधर ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला की बात करें तो ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला का नंबर कितना होता है, 2। ठीक है, ये मान लो ब्राउन एल्गी है, इसमें फ्लैजिला का नंबर कितना है, 2। और अब फ्लैजिला की साइज की बात करें तो कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। मान लो ये साइज में छोटा है और ये साइज में क्या है, बड़ा हो गया, अनइक्वल होंगे। यहां पे कैसे थे, इक्वल थे। और पोजीशन की बात करें तो फ्लैजिला की पोजीशन कैसी है, लेटरल है। और इसमें कैसी थी, ग्रीन एल्गी में एपिकल थी, उसके सिर पे लगी हुई थी और इसके साइड में लगी हुई ना। एपिकल पोजीशन तो यहां पे होती है ना, ऊपर। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। और रेड एल्गी में तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्लैजिला अब्सेंट होती है। एक एक बात अपनी बिल्कुल ही क्लियर हो रही है, बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, यहां से हम क्या है, फ्लैजिला वाला पोर्शन भी कर चुके हैं। अब अपना बचता है क्या, गैमीट्स वाला पोर्शन। अब हम बात कर रहे हैं गैमीट्स के बारे में। तो गैमीट्स की 3 तरीके की कंडीशन हो सकती है। देखो ये तो सिंपल सी बात है ना, गैमीट्स में क्या होंगे, एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा। तो 2 टाइप के गैमीट यानी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट की 3 तरीके की कंडीशन हो सकती है। एक होंगे आइसोगेमस, एक एनाइसोगेमस एंड एक ऊगेमस। ठीक है, अब बिल्कुल नाम से करना है, कुछ भी यहां पे याद नहीं करना, सारी चीजें उनके नाम से ही कवर होंगी। देखो आइसो का मतलब सेम, गेमस का मतलब गैमीट्स, मतलब ऐसे गैमीट्स जो सेम साइज के होंगे, सिमिलर साइज के होंगे ना, मेल भी और फीमेल भी। मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, बिल्कुल सिमिलर साइज के होंगे। और एनाइसोगेमस नाम से ही कवर हो रहा है, अनआइसो मतलब डिफरेंट, गेमस मतलब गैमीट मतलब डिसिमिलर इन साइज। ठीक है, मान लो ये अपना मेल गैमीट है और ये अपना फीमेल गैमीट है, ये क्या है, डिसिमिलर इन साइज है। और ऊगेमस में बात करें तो ऊगेमस की देखो इसी से आप ट्रिक बना लेना। देखो ये एक बड़ा ओ है, एक छोटा ओ है, तो एक बात तो क्लियर है कि एक गैमीट होगा बड़ा, एक होगा बड़ा, एक होगा छोटा। ठीक है, ये बात तो अपनी क्लियर है। ठीक है, अब कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, यहां पे ये स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है। ठीक है, देखो जो मेल गैमीट होगा ना, जो मेल गैमीट होगा ऊगेमस में, वो कैसा होगा, स्मॉल होगा प्लस मोटाइल होगा। देखो ये स्मॉल वाला कैसा होगा, मेल होगा, तो जाहिर सी बात है बड़े वाला होगा फीमेल। ठीक है, बिल्कुल ये ह्यूमन से आप रिलेट कर लेना, ह्यूमन से। देखो ह्यूमन में स्पर्म होता है, ह्यूमन में जो स्पर्म होता है वो साइज में छोटा होता है और वो मोटाइल होता है। और ह्यूमन में जो फीमेल का एग होता है वो साइज में बड़ा होता है, लार्ज होता है, और एग क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है ना। स्पर्म मोटाइल होता है क्योंकि उसको टेल होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। अब हमें बात करनी पड़ेगी अपनी एल्गी के बारे में। कौन सी एल्गी है, ग्रीन एल्गी, एक
ब्राउन एल्गी एंड एक रेड एल्गी। ठीक है, अब हमने तीन कंडीशन की, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कौन सा ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है, कौन सा रेड एल्गी में प्रेजेंट है ना, ये बात तो करनी पड़ेगी ना। तो ये बात यहां पे हम करने जा रहे हैं। देखो मेरी एक बात फिर से आप ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि रेड एल्गी थोड़ी सी खास है, थोड़ी सी स्पेशल है, ये इन दोनों से अलग तरीके से बिहेव करेगी। यहां पे किसमें, फ्लैजिला के रूप में भी इसने अलग बिहेव किया, मोटिलिटी के रूप में भी इसने अलग बिहेव किया, और यहां भी ये अलग बिहेव करने वाली है। देखो ग्रीन एल्गी में ये तीनों कंडीशन पॉसिबल हैं, आइसोगेमस भी, एनाइसोगेमस भी एंड ऊगेमस भी, सेम ग्रीन एल्गी के जैसे। अब ब्राउन एल्गी में भी तीनों कंडीशन अपनी पॉसिबल है, आइसो, एनाइसो एंड ऊगेमस। बट रेड एल्गी में 5 स्टार, 10 स्टार, 20 स्टार लगा लो, रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस कंडीशन प्रेजेंट होती है। रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस कंडीशन प्रेजेंट होती है। यहां पे इस बात को बिल्कुल पैक कर देंगे। ठीक है, अब देखो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में तो इससे ज्यादा इनका कुछ नहीं है, बट ग्रीन एल्गी में थोड़ा सा एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए, थोड़ा सा डिटेल में बात की गई है कि आइसोगेमस किस किस में प्रेजेंट होती है, अनाइसो किस में, ऊगेमस किस में। ठीक है, ग्रीन एल्गी में थोड़ी सी एनसीईआरटी में डिटेल में बात की गई है, वही हमने लिख दिया कि आइसोगेमस हो सकती है, एनाइसो हो सकती है एंड ऊगेमस हो सकती है। ठीक है, अब आइसोगेमस भी क्या है, ग्रीन एल्गी के अंदर आइसोगेमस में भी दो टाइप की पॉसिबिलिटी है, या तो आइसोगेमस में क्या है, गैमीट्स मोटाइल होंगे या गैमीट्स नॉन मोटाइल होंगे। तो मोटाइल होंगे तो उसके एग्जांपल क्या है, क्लेमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा, और नॉन मोटाइल के एग्जांपल है क्या, स्पाइरोगैरा। और एनाइसोगेमस का एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है क्या, यूडोरिना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है यूडोरिना। और ऊगेमस का एग्जांपल क्या है, वोल्वोक्स। ठीक है, यहां तक की बातें अपनी बिल्कुल ही क्लियर हो रही है। तो इसमें से अपना ये गैमीट्स भी क्या है, कंप्लीट हो गया। तो ये वाला चार्ट तो अपना कंप्लीट हुआ। अब देखो थोड़ी सी कुछ स्पेसिफिक बातें होती हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें, ब्राउन एल्गी के बारे में, रेड एल्गी के बारे में, वो हम अब देख लेते हैं। अब देखो हमने कंपैरिजन के थ्रू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की लगभग चीजें क्या हैं, निपटा ली हैं। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिक अपनी बच गई है, वो हम स्पेसिफिकली खत्म कर लेते हैं। ग्रीन एल्गी में कौन सी है, ब्राउन में कौन सी है और रेड में कौन सी है। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ग्रीन एल्गी के बारे में। देखो ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड बॉडी प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड बॉडी होती है। इस पे बहुत सारे स्टार आप इजीली लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब पायरिनोइड बॉडी का फंक्शन क्या है, स्टोर्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, स्टोर्स अ प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। देखो P फॉर पायरिनोइड, P फॉर प्रोटीन, सिंपल सी बात है, खत्म है। ठीक है, और स्टोर्ड फूड तो ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है, तो ये बात अपने को बिल्कुल पैक हो चुकी है। नेक्स्ट है ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है ना, वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। वो डिस्कोइड भी हो सकती है, वो प्लेट लाइक भी हो सकती है, वो रेटिकुलेट भी हो सकती है, वो कप शेप भी हो सकती है, वो स्पाइरल या रिबन शेप भी हो सकती है। अब बात करते हैं ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स की। देखो एग्जांपल्स को अगर आप डायरेक्टली याद कर सकते हो तो वो बिल्कुल बेस्ट चीज है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी अगर आपको ऐसा है कि थोड़ी सी ट्रिक बता दो, थोड़ा सा फंडा बता दो, तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको वो मदद करे तो उसको यूज कर लेना। देखो वोल्वो बस में उल्लू, देखो वोल्वो बस में उल्लू का चक्कर किसके साथ, स्पैरो के साथ चल रहा था। वोल्वो बस में उल्लू का चक्कर स्पैरो के साथ चल रहा था ना। एग्जांपल याद करने के लिए पता नहीं किस किस के चक्कर चलाने पड़ रहे हैं। वोल्वो बस में उल्लू का चक्कर स्पैरो के साथ चल रहा था, तो ये वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, कैरा, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमिडोमोनास। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। ग्रीन एल्गी बिल्कुल अपना खत्म हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं किस पे, ब्राउन एल्गी पे बात करते हैं। अब ये ब्राउन एल्गी की स्पेसिफिक चीजें हैं जो अपनी बच गई। ठीक है, देखो ब्राउन एल्गी के अंदर बहुत, इस पे 5 स्टार, 10 स्टार, 20 स्टार, 50 स्टार लगा लो। ब्राउन एल्गी के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स एंड गैमीट्स की शेप कैसी होती है, पीयर शेप होती है, पीयर शेप। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन पे आप 50 स्टार, 100 स्टार लगा लो। पीयर शेप गैमीट्स एंड स्पोर्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और ब्राउन
ब्राउन एल्गी में प्लांट की बॉडी है ना, ब्राउन एल्गी की जो बॉडी है वो किसमें डिवाइडेड होती है, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रंट, उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ब्राउन एल्गी का कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक हो सकता है, और किस पे डिपेंड करेगा, अब कलर किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ पिगमेंट पे डिपेंड करेगा। और हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन, है ना। देखो कितना ज्यादा या कितना कम फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है उस पे क्या डिपेंड, वो कलर उस पे डिपेंड कर जाएगा। और फ्यूकोजेंथिन एक तरीके का क्या है, ज़ैंथोफिल होता है। फ्यूकोजेंथिन एक तरीके का ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को ये बात पहली बार पता चल रही होगी कि फ्यूकोजेंथिन एक टाइप का ज़ैंथोफिल है, ठीक है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब बात करते हैं ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है। फिर से वही सेम बात है, डायरेक्ट याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। देखो सागर फ्रॉम दिल्ली, सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन कलर लेमन, ठीक है। देखो दिल्ली के सागर ने ब्राउन कलर का लेमन खाया। देखो सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन से याद आ जाएगा ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन कलर यानी गैल्प्स कलर लेमन, ठीक है। सार्गेसम फ्यूकस डिक्टियोटा एक्टोकार्पस लेमिनेरिया कैल्प्स। और एक बात मैं यहां पे फिर से रिमाइंड करा दूं, जो फ्यूकस जो एल्गी होती है वो कैसी होती है, डिप्लोंटिक होती है। बाकी सारी एल्गी कैसी होती है, हैप्लोंटिक, बट फ्यूकस कैसी होती है, वो एक डिप्लोंटिक एल्गी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके, रेड एल्गी के बारे में। रेड एल्गी के बारे में देखो, रेड एल्गी के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है कि ये डीप सी में पाई जाती है, समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, इसका पिगमेंट है जो कि है फाइको एरिथ्रिन। देखो एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल, मतलब रेड वर्ड का लेना देना है एरिथ्रो वर्ड से, तो एरिथ्रिन मतलब ये रेड एल्गी। ये बातें क्लियर है। और भी हम बातें कर चुके थे अपनी कि रेड, मैंने बोला था ना कि रेड एल्गी अलग से बिहेव करती है, हमने बात की थी क्यों बिहेव की थी, क्योंकि उसमें नॉन मोटाइल गेमीट्स थे और नॉन मोटाइल स्पोर्स थे, है ना। इसमें क्या थी, अपनी फ्लैजिला एब्सेंट थी, हम ये बात कर चुके हैं। अब इस लाइन पे जो ये लास्ट लाइन है ना, इस पे लगा लो आप 50 स्टार 100 स्टार कि रेड एल्गी के अंदर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहली बात तो इसको याद करो, फिर मैं बताऊंगा क्यों होते हैं, ठीक है। रेड एल्गी के अंदर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब समझते, देखो हमने बात की थी कि रेड एल्गी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसी कंडीशन होती है, ऊगेमस होते हैं ना, आइसोगेमस भी नहीं था, एन आइसो भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, ऊगेमस था। तो ऊगेमस सिर्फ और सिर्फ है तो क्या है, इसमें जो सेक्स ऑर्गन है ना वो ज्यादा डेवलप होते हैं बाकियों से, ग्रीन एल्गी और ब्राउन से इसमें सेक्स ऑर्गन क्या है, ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्रेजेंट होते हैं। देखो ये मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूं कि पहला क्वेश्चन देखो, इनमें पक्का है ये कंफ्यूज होंगे आपको, पीयर शेप गैमीट्स और स्पोर्स किसमें होते हैं, ब्राउन एल्गी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्या है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट किसमें, रेड एल्गी में, है ना। मैं बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। और नॉन मोटाइल गैमीट्स एंड स्पोर किसमें होते हैं, रेड एल्गी में। देखो यहां पे फर्क समझो, नॉन मोटाइल गैमीट्स किसमें, रेड एल्गी में, और पीयर शेप गैमीट्स किसमें, ब्राउन एल्गी में। एक एक चीज को याद करके जाना है। फ्लैजिला एब्सेंट किसमें, रेड एल्गी में। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट किसमें, रेड एल्गी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, रेड एल्गी के एग्जांपल्स के बारे में। तो इसका तो सिंपल सा वो याद रख लेना, P2G2, या कर लेना कि रेड कलर का PG मतलब पेइंग गेस्ट, रेड कलर का PG है ना, P2G2, पोर्फाइरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरी। अब बात कर लेते हैं कि यूज ऑफ एल्गी की, एल्गी कहां कहां अपने यूज में आती है। यूज ऑफ एल्गी, अब मिला जुला के हम सारी एल्गी का यूज कर रहे हैं, है ना, ग्रीन ब्राउन रेड सबका मिला जुला के है ये यूज, एक अलग से पहरा है एनसीईआरटी में, ठीक है। सबसे पहला यूज है हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन। एल्गी पूरी ग्लोब की जो हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन है वो करती है, और कैसे करती है, फोटोसिंथेसिस करके, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। देखो एल्गी जो है वो कहां पे होती है ना, समुद्र में होती है। मान लो समुद्र में है तो समुद्र में जो एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, वो एल्गी को खाएंगे भी तो, है ना, तो उनके लिए फूड का काम आ रही है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद रखना है,
पोर्फाइरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ये क्या है अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी जो फूड के जैसे यूज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट्स को, हाइड्रोकोलोइड क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। और इनके कौन से किसमें कौन कौन बनाएगा इनको? एल्गिन, केरेजिनिन। एल्गिन क्या है? ब्राउन एल्गी, और केरेजिनिन क्या है? रेड एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो एल्गी हैं वो किसकी प्रोडक्शन करती हैं? अगार की। वो अगार की प्रोडक्शन करेंगी। और इस अगार का यूज क्या होता है? ये यूज में आता है किसके? आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने के। अब लास्ट है क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? प्रोटीन रिच एल्गी है। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, प्रोटीन रिच एल्गी है। और इसका यूज कहां पे है? स्पेस ट्रैवलर, फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। बिल्कुल क्लियर है एक एक पॉइंट। ठीक है, का हम क्या करेंगे? पहले हम ब्रायोफाइट्स के फीचर्स देखेंगे ना, फीचर्स या जो बोल लूं मैं याद करने वाली चीजें। फिर हम टेरिडोफाइट्स के बारे में देखेंगे, फिर हम जिम्नोस्पर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर क्या है इनके जो याद करने वाले पॉइंट हैं या इनके फीचर्स हैं वो हम देख के फिर क्या करेंगे? इन तीनों की लाइफ साइकिल करेंगे। फिर लास्ट में क्या है? अपने एग्जाम्पल। तो ये अपना फ्लो है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके साथ? ब्रायोफाइट्स के साथ। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स का एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट मैं उठा के चलूंगा, उसी को हम डिक्टेट करते हुए चलेंगे ना एक एक एनसीईआरटी की लाइन को। देखो, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में क्या क्या आता है? अपने मॉसिस आते हैं प्लस लिवरवर्ट्स आते हैं। पहली बात अपनी खत्म। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। देखो, एम्फी का मतलब होता है दो, यानी ड्यूओ बोल लो या बोथ बोल लो, दोनों मतलब सोयल भी वाटर भी। मतलब क्या है? ब्रायोफाइट्स जो हैं वो क्या है? सोयल के अंदर रह सकते हैं, बट क्या है? उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। मतलब दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए एम्फीबियंस ऑफ अ प्लांट किंगडम इनको अब बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर जाते हैं तो ब्रायोफाइट्स प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। देखो, हर्बेशियस का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो हर्बेशियस मतलब जो प्लांट्स को खाएंगे। अब सिंपल सी बात है, अब ब्रायोफाइट क्या है? एक प्लांट है तो उसको एनिमल खा लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रोवाइड फूड हो गया अपना, सिंपल सी बात है, कुछ भी याद करने वाली बात इसमें थी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना जो मॉसिस होते हैं ना, मॉसिस वो क्या है? जमीन पे सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर डेंस मैट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। मॉसिस जब सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं तो डेंस मैट्स है ना, मैट एक तरीके से मैट की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब बारिश आएगी तो डायरेक्ट किस पे पड़ेगी? इन मैट पे पड़ेगी, मतलब इस मॉसिस पे पड़ेगी, डायरेक्ट वो सॉइल के ऊपर नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, लॉजिक भी बन रहा है अपना कि डायरेक्ट बारिश अगर इन डेंस मैट के ऊपर पड़ रही है तो इन डेंस मैट्स की वजह से सॉइल इरोजन क्या है? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। बारिश अगर डायरेक्ट सॉइल के ऊपर पड़ती तो उसको बाहर ले जाती, सॉइल इरोजन हो जाती। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आता है, अपना लॉजिकल पॉइंट है। अब नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स में बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अपने दो क्वेश्चन बनेंगे, ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्पैगनम की कुछ स्पीशी होती है वो पीट प्रोवाइड कराती है, और वो कैसे यूज होता है? फ्यूल की तरह यूज होता है। देखो, स्पैगनम अपना क्या है? मोस है, तो उसकी कुछ स्पीशी है विच प्रोवाइड पीट, और वो कैसे यूज होगा? फ्यूल की तरह यूज होता है। पहला सुपर हिट क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। दूसरा सुपर हिट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कुछ स्पीशी होती है की, जिसमें क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से है ना, इसकी वजह से वो किसमें यूज होगी? ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ठीक है, इसका मैं सीधा सीधा आपको मतलब समझा देता हूं। मान लो ये एक प्लांट है और मुझे इस प्लांट को कहां भेजना है? मान लो स्पेन में भेजना है, स्पेन में। और फॉर एग्जांपल स्पेन में ये प्लांट कहां से जाएगा? पानी के जहाज के थ्रू, है ना, समुद्र में जहाज के थ्रू जाएगा। अब उसको लग जाएंगे
जाएंगे, मान लो 3-4 महीने लग जाएंगे। अब 3-4 महीने तक इसमें रोज डेली कौन पानी डालेगा? समुद्र वाले जहाज में वहां पे कोई माली थोड़ी बैठा है, तो इसको पानी तो चाहिए, सिंपल सी बात है, नहीं तो ये मर जाएगा 4 महीने में। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, इस प्लांट के साइड में क्या लगा दिया, ये अपना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला मोस लगा दिया। अब इसने क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब ये मान लो 4 महीने तक क्या है, पानी को होल्ड कर सकता है, तो 4 महीने तक इसको पानी देता रहेगा। तो ये सिंपल सा इसका मतलब अपने को समझ आ गया, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स में 2 चीजें हैं जिनको आपको सिर्फ पढ़ना है, कुछ भी नहीं समझना, कुछ भी याद नहीं करना। इनको हम इकोलॉजी में समझेंगे, वही याद करेंगे, सिर्फ इतना सा समझ लो, इसको बस पढ़ लो। इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, मॉसेज अलोंग विद लाइकन आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक। बिल्कुल भी याद मत करो, मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल इसको भूल जाओ। अब इकोलॉजी में इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में इससे ज्यादा अपने पॉइंट्स फीचर्स नहीं है। बाकी जो ब्रायोफाइट्स की जो भी है ना, कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, लाइफ साइकिल कैसी है, इसमें रूट्स हैं कि नहीं है ना, इसमें क्या है, एम्ब्रियो है कि नहीं है, ये सारी बातें हम पार्ट 1 में पहले अपना कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स की बात हम करने जा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स की, ठीक है। फिर से वही बात है, हम ये चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, लाइफ साइकिल कैसी होगी, रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होंगी या अब्सेंट होंगी, ये सारी बातें हम कवर कर चुके हैं। वेस्कुलेचर इसमें पहली बार आया, इसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, ये सारी बातें हम कवर कर चुके हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब जो कॉमन फीचर्स बते वो यहां पे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉस्टेल्स एंड फंस, ठीक है। देखो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अब ब्रायोफाइट्स में क्या थे, मॉसिस थे प्लस लिवरवर्ट्स थे, और टेरिडोफाइट्स में हॉस्टेल्स एंड फंस इसमें यहां पे लिखे हैं, ठीक है। और क्या है, टेरिडोफाइट्स का मेडिसिन है ना, दवाइयां बनाने में यूज होता है। और क्या है, सोयल बाइंडर्स की तरह यूज है। सोयल बाइंडर नाम से पता लग रहा है, सोयल बाइंड मतलब सोयल को, ये मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। जहां पे टेरिडोफाइट्स उग जाएंगे वहां पे वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, तो सोयल इरोजन नहीं होने देंगे, सिंपल सी बात है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज ऑर्नामेंटल्स, है ना, ऑर्नामेंटल्स आप बोल सकते हो कि डेकोरेशन, साजो सजावट के इसमें यूज होते हैं, इनके कुछ प्लांट का डेकोरेशन टाइप में, है ना, ये ऑर्नामेंटल्स अपना हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, किस पे, जिम्नोस्पर्म की बात करने जा रहे हैं। जिम्नोस्पर्म में आपको ठीक ठाक फीचर मिल जाएंगे, याद करने लायक पूरी एनसीईआरटी का मैंने निचोड़ निकाला है। देखो जिम्नोस्पर्म में जो स्टेम है, देखो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी का बता रहा हूं, एक जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो स्टेम है वो ब्रांच भी हो सकती है और अन ब्रांच भी हो सकती है। अब अन ब्रांच का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया साइकस, और ब्रांच का दिया हुआ है क्या, पाइनस सैटरस। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो अभी हम पोर्शन कर रहे हैं ना, मैक्सिमम चीजें यार इसमें याद करने वाली आएंगी। अब याद तो यार इतना तो एनसीईआरटी में दिया है तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई आपको वो नहीं दी जाएगी, है ना, ऑफर नहीं दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। और इतनी सारी ट्रिक्स बना दोगे तो ट्रिक्स भी भूल जाएंगी कि हर चीज की आप ट्रिक्स बना रहे हो, तो ये चीजें तो याद करनी ही पड़ेगी, इसमें कुछ समझने का नहीं है, सिंपल है। अन ब्रांच स्टेम है तो साइकस में है, अब ब्रांच है तो पाइनस में है, सैटरस में है, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन होते हैं, कौन कैसे होते हैं हम आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो मेल एंड फीमेल कौन अगर सेम प्लांट पे है, सेम ट्री पे है, उसका एग्जांपल है पाइनस। और मेल एंड फीमेल कौन अगर डिफरेंट ट्री पे हैं, उसका एग्जांपल है साइकस, ठीक है। मेरी इस बात को दोबारा से समझो, अगर एक ही ट्री पे क्या है, मेल कौन भी प्रेजेंट है और फीमेल कौन भी प्रेजेंट है, तो उसका एग्जांपल है पाइनस, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर एक ट्री पे, मान लो एक ट्री पे खाली मेल ही मेल कौन है, या फिर दूसरा बोल लूं अगर एक ट्री पे खाली फीमेल ही फीमेल कौन है ना, मतलब क्या है, डिफरेंट ट्री पे हैं, तो उसका एग्जांपल है साइकस। अब हम बात करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म की रूट्स के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म की रूट्स के बारे में जब हम बात करेंगे, पूरा एनसीईआरटी को यहां पे डिक्टेट करूंगा, ठीक है। देखो यहां पे 3 पॉइंट अपने को ध्यान में रखने, एक पहला पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि रूट्स जिम्नोस्पर्म में कैसी, टैप रूट्स प्रेजेंट होंगी। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, एनसीईआरटी डिक्टेट हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरे पॉइंट में क्या है, एग्जाम्पल है पाइनस, पाइनस में क्या है, जो रूट होंगी वो फंजाई के साथ एक एसोसिएशन बना लेंगी, एक गठबंधन बना लेंगी, जिसको हमने नाम दिया क्या, माइकोराइजा, जिसको नाम दिया माइकोराइजा। क्या है माइकोराइजा, एग्जांपल है क्या दिया हुआ है, पाइनस दिया हुआ है। पाइनस की रूट्स क्या है, फंजाई के साथ एसोसिएशन बना लेंगी, जिसको नाम दिया गया माइकोराइजा। दूसरा पॉइंट भी अपना यहां पे क्लियर है,
अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि साइकस के अंदर, साइकस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है, सिंपल सी बात है, साइकस के अंदर कोरलोइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, C4 साइकस, C4 कोरलोइड रूट, साइकस के अंदर कोरलोइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब अपने माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि कोरलोइड रूट्स की खास बात क्या है। तो सिंपल सी इसकी खास बात है कि इन रूट्स में क्या है, एसोसिएशन, एक और गठबंधन होता है किसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। अब इससे क्या होगा, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी अपनी, सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट टैप रूट, दूसरा पॉइंट माइकोराइजा, तीसरा पॉइंट कोरलोइड रूट, है ना। माइकोराइजा फंजाई के साथ एसोसिएशन है, एग्जांपल है पाइनस। कोरलोइड रूट में एग्जांपल है साइकस, और किस काम आएगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आएगी। यही अपने हिट पॉइंट है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके, लीव्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म में। अब हम बात करने जा रहे हैं लीव्स के बारे में। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा, डिक्टेट एक एक पॉइंट होगा। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म में लीव्स जो होती हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड हो सकती है, पहला पॉइंट। अब सिंपल क्या होती हैं, कंपाउंड क्या होती हैं, ये अपना प्लांट मॉर्फो में बिल्कुल अपना डिटेल में कवर होता है। ठीक है, वहीं पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि साइकस, बिल्कुल एक एक लाइन, साइकस में पिन्नेट लीव्स प्रेजेंट होती है, साइकस के अंदर पिन्नेट लीव प्रेजेंट होती है। देखो फिर से वही बात है, कुछ चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, हर चीज की ट्रिक नहीं बन सकती, इतनी ट्रिक बना दी तो खुद की ट्रिक बन जाएगी एग्जाम में। ठीक है, साइकस के अंदर पिन्नेट लीव। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम विंड, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी को क्या है, झेल सकती है। तीन पॉइंट अपने यहां पे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या बताने जा रहा हूं मैं कि जो कोनिफर्स है ना, कोनिफर, देखो नाम में ही आ रहा है कोनी, मतलब कोन जैसे है ना, नीडल लाइक लीव्स इसमें प्रेजेंट होती है, नीडल लाइक लीव्स होती है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, नीडल लाइक लीव जब प्रेजेंट होंगी, देखो मान लो ये एक नॉर्मल लीव है, ये नीडल लाइक है, तो नीडल लाइक लीव में क्या हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपको मान लो पानी का लॉस बचाना, मान लो ट्रांसपीरेशन हो रही है इसके सरफेस से, तो आपको पानी का लॉस बचाना है, तो आपने ऐसी लीव कर दी, नीडल लाइक कर दी, सरफेस एरिया कम होगा तो पानी का लॉस भी कम होगा। सिंपल सी बातें यहां पे अपनी हो रही है। ठीक है, कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव होती है, क्यों, वो पानी को बचाएंगी, पानी की क्या है, कंजर्वेशन होगी एक तरीके से। ठीक है, एक और पॉइंट है पानी की कंजर्वेशन से ही रिलेटेड कि जिम्नोस्पर्म की लीव्स में थिक क्यूटिकल होता है, संकन स्टोमेटा होता है। ठीक है, थिक क्यूटिकल, संकल स्टोमेटा, दोनों चीजें किस तरफ इशारे कर रही हैं कि पानी का लॉस कम करवाना। थिक क्यूटिकल, इसका सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मान लो आपने वैसलीन लगा दी, किसी पत्ते पे अगर आप वैसलीन लगा देते हो तो सिंपल सी बात है उसे पानी नहीं निकल पाएगा, थिक क्यूटिकल होता है। संकन स्टोमेटा है ना, वो ये रिड्यूस वाटर लॉस। तो ये दोनों पॉइंट तो एक तरीके से वाटर लॉस की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, लीव्स जिम्नोस्पर्म के अंदर सिंपल और कंपाउंड हो सकती हैं, और साइकस के अंदर कैसी हैं, पिन्नेट लीव्स हैं, और क्या है, जिम्नोस्पर्म की लीव्स एक्सट्रीम टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी को क्या है, झेल सकती हैं। और कॉनिफर्स के अंदर हमने देखा क्या है, निडल लाइक लीव होती है, और निडल लाइक लीव का फायदा क्या है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर लॉस अपना उससे रिलेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है थिक क्यूटिकल, वाटर लॉस से रिलेटेड हो रहा है, और क्या है, संकन स्टोमेटा, ये क्या है, रिड्यूस वाटर लॉस के लिए ये सारी चीजें यहां पे हैं। ठीक है, अब देखो जिम्नोस्पर्म में एक और चीज याद रखेंगे, ये सिक्वोइया। ठीक है, आप उसको कुछ भी बोल लो इंग्लिश में, सिक्वोइया, सिक्वोइया बस याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा है। जो सिक्वोइया है वो क्या है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशी है ना, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशी है क्या, सिक्वोइया, जो किसमें होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है। अब हम करेंगे तीनों की लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में करेंगे इनके एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल। ठीक है, देखो हम खुद को बिल्कुल जीरो पे समझ के चलेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, और मैं प्रूव कर दूंगा कि जिन चीजों में हम इतना कंफ्यूज होते थे वो असल में बहुत बहुत आसान है। ठीक है, अब सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। अब इसके नाम में ही आ रहा है गैमीटोफाइट, है ना, इसके नाम
में ही आ रहा है गैमीट, तो ये क्या करेगा, गैमीट्स की प्रोडक्शन करेगा, है ना, ये क्या करेगा, गैमीट की प्रोडक्शन करेगा। सिंपल सी बात है। इस पे सेक्स ऑर्गन आएंगे, फिर सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे। अब इसने बनाया ये गैमीट, और ऐसे ऐसे गैमीट बहुत सारे और भी तो बने होंगे, तो वहां से भी एक गैमीट आ जाएगा। तो दो गैमीट की फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे हुई फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से बन गया जाइगोट। अब गैमीट था हैप्लॉइड, और ये गैमीट भी हैप्लॉइड, तो जाइगोट कैसा बन जाएगा, डिप्लॉइड। अब ये जाइगोट क्या है, डेवलप करके क्या बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा। ठीक है, अब ये डिप्लॉइड था तो ये भी डिप्लॉइड रहेगा। देखो, जब तक अब मियोसिस नहीं हो जाती तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर डिप्लॉइड ही रहेगी। ठीक है, मियोसिस होने तक ये डिप्लॉइड ही रहेगी। ठीक है, ये स्पोरोफाइट बन गया अपने पास डिप्लॉइड। अब स्पोरोफाइट के अंदर क्या होती हैं, स्पोर मदर सेल्स। स्पोरोफाइट के अंदर होती हैं स्पोर मदर सेल्स, जो कि होती हैं डिप्लॉइड। अब स्पोर मदर सेल क्या करेंगी, मियोसिस करेंगी। स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी तो ये मियोसिस करेंगी, तो डिप्लॉइड से बन जाएंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। इसका नाम ही था स्पोर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल क्या बना देगी, स्पोर्स बना देगी। और ये स्पोर्स आगे क्या करेंगे, ग्रो करके क्या बना देंगे, है ना, स्पोर आगे ग्रो करके बना देंगे गैमीटोफाइट, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमीटोफाइट। मतलब जो ये स्पोरोफाइट बना, ये गैमीटोफाइट के ऊपर बना। ठीक है, ये स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर बना, मतलब ये स्पोरोफाइट पूरे तरीके से गैमीटोफाइट पे डिपेंड करता है। मतलब गैमीटोफाइट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये इससे खाना लेगा। सिंपल सी बात है। एक दूसरी कंफ्यूजन आती है, देखो ब्रायोफाइट्स में क्या आते हैं, ब्रायोफाइट्स में आते हैं लीवरवर्ट्स, मोसिस। लीवरवर्ट्स में तो बिल्कुल सिंपल यही याद रखना है, पर मोसिस में एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ता है। वो क्या है, देखो हमने क्या किया, स्पोर से डायरेक्ट यहां गैमीटोफाइट बना दिया, स्पोर से डायरेक्ट यहां गैमीटोफाइट बना दिया। और लीवरवर्ट में तो आपको याद भी यही रखना है। पर मोस में क्या होता है, ये डायरेक्ट गैमीटोफाइट ऐसे नहीं बनता, है ना। इसमें क्या होता है, मोस में क्या होता है, स्पोर से बनेगा प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब प्राइमरी प्रोटोनिमा की ब्रांच जो होती हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से जो बड निकलेगा वो बना देगा लीफी स्टेज, है ना। अब यहां पे दो स्टेज हुई, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, दो स्टेज हैं, एक तो प्रोटोनिमा स्टेज, एक लीफी स्टेज। अब लीफी स्टेज क्या करेगी, गैमीट्स की फॉर्मेशन करेगी। ये गैमीट्स की एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि ये प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज ने गैमीटोफाइट को रिप्लेस कर दिया, है ना। और ये गैमीट्स यहां पे फिर सेम साइकिल अपनी चलती रहेगी। अब देखो, ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को समझने के लिए हम एक और एंगल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आप सब कुछ भूल जाओ, जो भी लिखा हुआ है सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ आपको मैं जो बोलूंगा वो देखना है। ठीक है, सिर्फ जो ये ब्लैक कलर का पार्ट बना हुआ है सिर्फ इसको देखो। ठीक है, ये क्या है, अपना गैमीटोफाइट है। ये क्या है, अपना गैमीटोफाइट है। हम क्या देख रहे हैं, ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल देख रहे हैं। अब हमने बात की थी कि ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, ट्रू रूट अब्सेंट होती है। ट्रू रूट्स क्या होती है, अब्सेंट होती है। इसमें क्या होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हमने बोल दिया क्या, राइजोइड्स बोल दिया। अब जो ये राइजोइड्स होंगे, देखो ब्रायोफाइट्स में हमें क्या पता है, या तो मोस होते हैं, लीवरवर्ट्स होते हैं। अब ये जो राइजोइड्स हैं, ये मोस के अंदर कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, एंड लीवरवर्ट्स के अंदर कैसे हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। M4 मोस, M4 मल्टी सेलुलर, बिल्कुल यहां पे बिल्कुल ये याद हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गैमीटोफाइट है, ये जमीन में है। जमीन में किससे जुड़ा हुआ है, ये राइजोइड्स के थ्रू जमीन में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, और हमने बात की थी ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है गैमीटोफाइट है। अब हो गया क्या, देखो गैमीटोफाइट मतलब ये गैमीट को जन्म देगा। फॉर एग्जांपल यहां पे मेल गैमीट आया, यहां पे फीमेल गैमीट आया, दोनों में क्या हो गई, फ्यूजन हो गई, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर क्या है अपना ये स्पोरोफाइट
स्पोरोफाइट बन जाएगा, ये अपना स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये कहां पे बना? गेमीटोफाइट के ऊपर ही क्या बन गया? स्पोरोफाइट अपना बन गया। अब मेरी एक बात फिर से याद करो, हमने बात की थी कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो गेमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है, गेमीटोफाइट के ऊपर ही बन गया। मतलब जो फोटोसिंथेसिस होगी वो कौन करेगा? गेमीटोफाइट, और ये इससे खाना एक तरीके से ले रहा है ना। सिंपल सी इतनी बातें अपने को समझ आ गई, ठीक है। अब जो स्पोरोफाइट है इसमें भी 3 पार्ट हैं। कौन से? फूट, सिटा एंड कैप्सूल। फूट, सिटा, कैप्सूल। अब ये बिल्कुल सेम है, फूट, सिटा, कैप्सूल मॉसिस में भी प्रेजेंट होंगे एंड लीवरवर्ट्स में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं ना, मियोसिस के थ्रू स्पोर बनेंगे और ये स्पोर आगे जाके नया गेमीटोफाइट बना देंगे और ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। अब यहां एक मजे की बात है, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं जो कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं ना, मतलब अब सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो जो एक कैप्सूल वाला मैकेनिज्म है ना, स्पोर के निकलने का मैकेनिज्म या कैप्सूल बोल लो, वो ज्यादा एडवांस होता है किसमें? मोसिस में। मतलब क्या है, लीवरवर्ट्स के कंपैरिजन में जो कैप्सूल वाला सिस्टम है ना, स्पोर वाला सिस्टम है, वो मोसिस के केस में ज्यादा एडवांस होता है, ठीक है। पहली बात। एक और बात मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि लीवरवर्ट्स के अंदर गेमीटोफाइट में आपको क्या दिखाई देंगे? गैमा कप्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? गैमा कप्स दिखाई देंगे। अब गैमा कप्स कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। ये मैं बना दूं, मान लो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है, ये अपने मान लो, ये मैं अब लिख देता हूं, गैमा जैमा जो भी आप बोलो, ये गैमा कप्स होंगे किसमें? लीवरवर्ट्स में होते हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बताता हूं, देखो ये ग्रीन होंगे और ये मल्टी सेलुलर होंगे। ये ग्रीन, जी फॉर ग्रीन होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, ऑटोमेटिकली अपने को याद आएगी किसमें होंगे? लीवरवर्ट्स में। एसेक्सुअल, किसके लिए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होंगे। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल की तरफ। अब हम करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। देखो टेरिडोफाइट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, स्ट्रोबिली, कोन, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, ये वो है ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिव हो जाते हैं। एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, इतनी सारी अजीब सी चीजें दी हुई हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल इजी करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जैसे ब्रायोफाइट में हमने स्टार्ट किया वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या? गेमीटोफाइट ले लेना है ना, गेमीटोफाइट। और गेमीटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अब इसके नाम में ही आ रहा है गेमीटोफाइट, मतलब ये क्या करेगा? गैमीट की फॉर्मेशन करेगा। अब गैमीट ऐसे ऐसे और भी तो होंगे, तो और कहीं से दूसरा गैमीट आया तो दो गैमीट के बीच क्या हो गई? फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से बन जाएगा जाइगोट। तो ये हैप्लॉइड, तो जाइगोट कैसा बन जाएगा? डिप्लॉइड बन जाएगा। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब जब तक मियोसिस नहीं हो जाती ये स्ट्रक्चर सारी डिप्लॉइड चलेंगी। क्लियर बात है, ठीक है। अब जाइगोट डेवलप करके क्या बना देगा? स्पोरोफाइट बना देगा। बिल्कुल ब्रायोफाइट की तरह चल रहे हैं, पर अब यहां से थोड़ा इसमें अलग चलना है। देखो अब स्पोरोफाइट के ऊपर क्या होंगे? स्ट्रोबिली या कोन होंगे। स्पोरोफाइट के ऊपर स्ट्रोबिली या कोन होंगे जो कि डिप्लॉइड है। मैंने क्या बोला? मियोसिस नहीं हो जाती तब तक ऑटोमेटिकली सब डिप्लॉइड ही चलेगा। अब स्ट्रोबिली या कोन के ऊपर क्या होती है? स्पोरोफिल होती है। अब देखो यहां पे एक मजे की बात है, कंफ्यूजन सारी दूर होगी। फिल का मतलब होता है लीव्स, फिल का क्लोरोफिल है ना, फिल का मतलब होता है लीव्स, और स्पोरो मतलब स्पोर, मतलब ऐसी लीव्स जिन पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। बिल्कुल फ्लो है। स्पोरोफाइट पे होंगे स्ट्रोबिली या कोन, स्ट्रोबिली या कोन में होंगी स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल में होंगे स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में होंगे स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल क्या करेंगी? मियोसिस करेंगी। अब ये मियोसिस करके क्या बना देंगी? स्पोर्स बना देंगी। और फिर क्या आ गया? बिल्कुल ब्रायोफाइट की तरह। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 स्टार लगा लेना कि टेरिडोफाइट के गेमीटोफाइट को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं, प्रोथैलस, ठीक है। अब देखो टेरिडोफाइट के बारे में कुछ मजे की बातें कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो हमने ब्रायोफाइट में क्या किया था कि जो स्पोरोफाइट था वो गेमीटोफाइट पे डिपेंड कर रहा था, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा था, ये इससे खाना ले रहा था। गेमीटोफाइट क्या कर रहा था? फोटोसिंथेसिस कर रहा था। पर टेरिडोफाइट में क्या हुआ? स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मतलब ये
अपना खाना खुद बना रहा है, ये अपना खुद बना रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और ब्रायोफाइट में फोटोसिंथेसिस सिर्फ कौन कर रहा था, गैमीटोफाइट कर रहा था। ये है पहली कंफ्यूजन। दूसरी कंफ्यूजन, अब आपको हमने यहां किए थे ये स्ट्रोबिली और कोन, अब आपको पूछना चाहिए कि क्या ये स्ट्रोबिली या कोन सारे टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्ट्रोबिली या कोन के एग्जाम्पल देखे लिखा हुआ है कि कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते। तो आप बोलोगे कि ये अगर प्रेजेंट ना हुए तो क्या करें, तो सिंपली इस स्टेप को यहां से स्किप कर दो और अपनी साइकिल को ऐसे चलाते रहो। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्ट्रोबिली या कोन किसमें प्रेजेंट होते हैं, सिलेजिनेला एंड इक्विस्टम, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद एक और एनसीईआरटी में कंफ्यूजन है कि माइक्रोफिल एंड मैक्रोफिल। देखो हमने जो यहां पे ये स्पोरोफिल की, अब इसका साइज, ये स्पोरोफिल का साइज अगर स्मॉल हुआ तो उसको बोल देंगे माइक्रोफिल, और इसका साइज अगर लार्ज हुआ तो उसको बोल देंगे मैक्रोफिल। माइक्रोफिल क्या किसमें होती है, सिलेजिनेला में, और मैक्रोफिल होती है फर्न में। ठीक है, अब एक नेक्स्ट कंफ्यूजन है ये होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस। ये क्या है, देखो यहां पे जो ये स्पोर्स बने, यहां पे ये स्पोर्स बने, या तो क्या होगा, होमोस्पोरस मतलब है या मेल और फीमेल स्पोर हैं जो वो बिल्कुल सेम साइज के हैं, है ना, सेम साइज के हैं, तो ये किसमें होंगे, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में। और अगर मेल जो स्पोर बने, मेल और फीमेल स्पोर अलग अलग साइज के हों तो क्या हो जाएंगे, हेटेरोस्पोरस। ये किसमें होते हैं, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। अब हेटेरोस्पोरस में खास बात क्या हुई, ये एक एडवांस फीचर है। हमने किस बेस पे बोला कि हेटेरोस्पोरस एक एडवांस फीचर है, तो वो देखते हैं, थोड़ा सीड हैबिट के बारे में देखते हैं। अब देखो हेटेरोस्पोरस की खास बात देखते हैं। देखो हमने क्या देखा था कि स्पोर आगे जाके क्या बना रहा था, गेमीटोफाइट बना रहा था, स्पोर आगे जाके गेमीटोफाइट बना रहा था, क्लियर बात है। अब देखो हेटेरोस्पोरस मतलब दो अलग अलग साइज के स्पोर, एक बड़ा स्पोर होगा मतलब लार्ज साइज का, उसको बोल देंगे मीगा स्पोर, और एक होगा छोटे साइज का, स्मॉल साइज का, जिसको बोल देंगे माइक्रोस्पोर। तो हमने देखा स्पोर जाके क्या बना रहा है, गेमीटोफाइट, तो मीगा स्पोर बना देगा फीमेल गेमीटोफाइट और माइक्रोस्पोर बना देगा मेल गेमीटोफाइट। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फीमेल गेमीटोफाइट है, देखो टेरिडोफाइट में नॉर्मली क्या होता है, गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट। पर यहां पे एक मजे की बात क्या आ गई, क्योंकि जो फीमेल गेमीटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे रह जाएगा, फीमेल गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट पे रह जाएगा, है ना। और क्या है, ये स्पोरोफाइट से अपना फूड लेगा। अब फीमेल गेमीटोफाइट में क्या होंगे, फीमेल गेमीट बनेंगे, और कहीं बाहर से मेल गेमीट आएगा तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट को जो न्यूट्रिशन मिल रही है वो कहां से मिल रही है, वो स्पोरोफाइट से मिल रही है, मतलब गेमीटोफाइट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। और इसी को बोलते हैं क्या, सीड हैबिट। सीड हैबिट, ऐसे ऐसे सीड बनेगा, क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर बात है। अब हम करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखो एक बात मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि जिम्नोस्पर्म वाले पोर्शन में वीडियो को 2x पे बिल्कुल भी मत देखना, है ना, बिल्कुल एक एक वर्ड को बिल्कुल आसानी से आराम से सुनना है। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन से प्लांट होते हैं यहां पे, एल्गी। एल्गी में अब कुछ एडवांस फीचर आए तो बन गए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में कुछ एडवांस फीचर आए तो बन गए टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में एडवांस फीचर आए तो जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में एडवांस फीचर आए तो एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब देखो ब्रायोफाइटा में जो स्पोर्स बनते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, मतलब मेल स्पोर और फीमेल स्पोर दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, और टेरिडोफाइटा में अगर मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइटा की बात करें तो होमोस्पोरस होते हैं, सेम साइज के। ठीक है, बट कुछ टेरिडोफाइटा में क्या हुआ, देखो हमने बात की थी, ये आपको याद हो अगर, हमने बात की थी कि कुछ टेरिडोफाइटा जैसे सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में क्या हुआ, हेटेरोस्पोरस आए। अब ये हेटेरोस्पोरस क्या है, ये एक एडवांस फीचर है, मतलब कहना क्या चाहता है कि ये हेटेरोस्पोरस जो फीचर आया इसकी वजह से क्या है, ये टेरिडोफाइटा अब जिम्नोस्पर्म की तरफ जा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और हेटेरोस्पोरस में हमने बात की थी क्या होगा, एक मीगास्पोर बनता है, एक माइक्रोस्पोर बनता है, क्लियर बात है। और जिम्नोस्पर्म में क्या है, फिर पूरा एडवांस हो गया, पूरा हेटेरोस्पोरस आ गए। और एंजियोस्पर्म में भी क्या होते हैं,
हेटेरोस्पोर्स होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में भी क्या आ गए, हेटेरोस्पोर्स। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। देखो ये हमने टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल की थी और ये आपको अगर समझ में आ गई थी तो समझ लो आपका जिम्नोस्पर्म भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी तक देखो हमने बात की कि जिम्नोस्पर्म पूरे तरीके से हेटेरोस्पोरस होते हैं, है ना, मतलब इसमें पूरी डिवीजन हो जाएगी, सब कुछ क्या होगा, मेल फीमेल, हर जगह बस मेल फीमेल लगाते चलना है, बाकी बिल्कुल सेम इसकी तरह। जैसे यहां पे कोन थे तो जिम्नोस्पर्म पे क्या हो जाएंगे, मेल कोन एंड फीमेल कोन। अब नेक्स्ट देखो कोन में क्या थे, स्पोरोफिल, तो यहां क्या हो जाएंगे, देखो मेल वाले को हमेशा माइक्रो बोलना है और फीमेल वाले को मीगा, है ना। देखो टेरिडोफाइट में क्या थे, कोन में थे स्पोरोफिल, तो जिम्नोस्पर्म में क्या हो जाएंगे, मेल कोन में हो जाएंगे माइक्रोस्पोरोफिल और फीमेल कोन में हो जाएंगे मीगास्पोरोफिल, है ना। अब टेरिडोफाइटा में क्या था, स्पोरोफिल में थे स्पोरेंजिया, तो जिम्नोस्पर्म में क्या हो जाएगा, जो मेल स्पोरोफिल में क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरोफिल में क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, और मीगास्पोरोफिल में क्या हो जाएंगे, मीगास्पोरेंजिया। और यहां पे एक बात ध्यान देंगे, मीगास्पोरेंजिया को बोलते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल फर्स्ट टाइम कहां पे बना, अब जिम्नोस्पर्म में। क्लियर बात है, ठीक है। अब यहां पे हम पहुंच चुके हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया और मीगास्पोरेंजिया पे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की स्पोर मदर सेल बना देंगी क्या, माइक्रोस्पोर, और मीगास्पोरेंजिया की स्पोर मदर सेल बना देंगी मीगास्पोर्स। बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, मेल फीमेल, मेल में लगा दो माइक्रो और फीमेल में लगा दो मीगा। क्लियर बात है। अब स्पोर बन गए, कैसे कैसे बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए, मीगास्पोर बन गए। अब माइक्रोस्पोर आगे जाके बना देंगे मेल गेमीटोफाइट और मीगास्पोर आगे जाके बना देंगे फीमेल गेमीटोफाइट। अब यहां एक बात पे ध्यान देना है कि मेल गेमीटोफाइट को जिम्नोस्पर्म में बोलते हैं पोलन ग्रेन। बिल्कुल क्लियर है इतनी बातें। देखो अगर अब बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल ये आपके सामने है, ठीक है। इनको डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, तो उससे बेस्ट चीज जो दुनिया में कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है वो, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको याद नहीं होते तो मैंने अपनी तरफ से ट्रिक्स बनाई हुई है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपको देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से अपना प्लांट किंगडम हुआ खत्म। थैंक यू।